जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एग्जाम कोचिंग सेंटर भागलपुर में। आज की क्लास में आपका जीव विज्ञान का महामैराथन क्लास होगा। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं बिना समय गुजारे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका क्या दिया है? निम्न में से कौन सी कृमि त्वचा को पार कर आंतों में प्रवेश कर जाती है? क्वेश्चन आपका 1 में है, निम्न में से कौन सी कृमि त्वचा को पार कर आंतों में प्रवेश कर जाती है? तो ऑप्शन ए में है अंकुश कृमि, फीता कृमि। तो इसमें आंसर आपका कौन हो जाएगा? फीता कृमि। ऑप्शन नंबर कौन बनेगा? बी नंबर आपका हो जाएगा फीता कृमि। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम लोग जान लें। फीता कृमि आपका पाया कहाँ जाता है? तो फीता कृमि या आंत में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता? आंत में पाया जाता है। अगर फीता कृमि की बात करें तो यह एक अमेरुदंडी है। अमेरुदंडी आपका क्या है? परजीवी है। क्या है आपका? परजीवी। अमेरुदंडी क्या है आपका? परजीवी है। तो फीता कृमि क्या है? अमेरुदंडी क्या है? परजीवी है। अगर इसकी बात करें तो यह किसमें पाया जाता है? यह रीढ़धारी प्राणी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? रीढ़धारी के प्राणियों में पाया जाता है। जैसे में एज फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो यह मानव के शरीर में किस में पाया जाता? मानव के शरीर में पाया जाता है। किस में पाया जाता? मानव के शरीर में पाया जाता है। मेरुदंडी हो जाएगा। हाँ, तो यह आपको क्या होता? मानव शरीर में पाया जाता है। तो क्या देखें इसमें आपका, या आपको फीता कृमि कहाँ पे पाई जाती है? आंत में पाई जाती है। फीता कृमि अमेरुदंडीय परजीवी होती है। यह आपको किस में पाया जाता है? रीढ़धारी प्राणियों में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? रीढ़धारियों के प्राणी में पाई जाती है। जैसे कि बात करें तो मानव के शरीर में किस में पाया जाता? मानव के शरीर में। चलेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक समान वयस्क मनुष्य में होता है। क्वेश्चन में है एक समान मनुष्य में, वयस्क मनुष्य में क्या होता है? 10 ग्राम हीमोग्लोबिन, 100 ग्राम खून, 14 ग्राम हीमोग्लोबिन, 100 ग्राम खून। या तो क्या हो जाएगा इसमें? 14 ग्राम हीमोग्लोबिन और 100 ग्राम क्या होता है? खून होता है। 14 ग्राम हीमोग्लोबिन और 100 ग्राम क्या होता है? खून होता है। अगर इसी में बात करें तो आपका रक्त के बारे में बात आ रहा है, खून की चर्चा किया है। तो हम लोग रक्त की बात करें, रक्त आपका क्या होता है? यह एक तरल संयोजी उत्तक होता है। क्या होता है? एक तरल संयोजी उत्तक होता है। तरल संयोजी उत्तक होता है। रक्त एक प्रकार का क्या होता है? तरल संयोजी उत्तक होता है। वहीं बात करेंगे कि रक्त समूह की खोज किन्होंने किया था? तो रक्त समूह की खोज कॉल लैंडस्टीनर ने। किन्होंने किया था? कॉल लैंड स्टीनर ने कब किया था? 1900 में। कब किया था? 1900 में। तो रक्त समूह की खोज कॉर्लेडिस्टिनर ने कब किया था? 1900। अब आपका आता है रक्त समूह कितना वर्ग में बांटा गया? तो 4 वर्ग होता है। रक्त समूह के कितने वर्ग होते हैं? 4 वर्ग होते हैं। एक ए होता है, दूसरा बी होता है, तीसरा ए बी होता है, चौथा क्या होता है? ओ होता है। अब इसके बारे में एंटीजन एंटीजन एवं एंटीबॉडी एंटीबॉडी दोनों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ए में एंटीजन क्या पाया जाएगा? ए ही पाया जाएगा। बी में एंटीजन क्या पाया जाएगा? बी ही पाया जाएगा। और ए बी में एंटीजन होगा आपका ए और बी दोनों पाया जाएगा। ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता। ओ में क्या होती है? एंटीजन नहीं पाया जाता। वहीं बात करें तो ए में एंटीबॉडी क्या पाया जाएगा? बी पाया जाएगा। और आपका बी में एंटीबॉडी ए पाया जाएगा। और ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। जबकि ओ में एंटीबॉडी क्या होता? ए और बी दोनों एंटीबॉडी पाया जाता। हम लोग क्या क्या जाने यहाँ पर कि रक्त की चर्चा मिली थी हमको। तो रक्त के बारे में बात किए कि रक्त एक क्या होता? तरल संयोजी उत्तक होता है। रक्त समूह की खोज किन्होंने किया था? कॉल लैंडस्टीनर ने। किन्होंने किया था? कॉल लैंडस्टीनर ने किया था। रक्त समूह की वर्गों की बात किया जाए तो कितनी होती है? 4 होती है। ए पहला, दूसरा बी, तीसरा ए बी, चौथा क्या हुआ? ओ। ओ में ए में एंटीजन ए ही होता है, बी में एंटीजन बी होता है, ए बी में एंटीजन आपका ए बी होता है, और ओ में कोई भी एंटीजन आपका नहीं पाया जाता है। वहीं बात करें एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी में आपको
ए रक्त समूह में बी एंटीबॉडी पाया जाता, बी वाले रक्त समूह में ए एंटीबॉडी पाया जाता, ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। ओ की बात करें तो ओ में एंटीबॉडी क्या होता है, ए बी होता है। यहीं पर बात करें यूनिवर्सल डॉलर किस आपका रक्त का दाता किनको कहा जाता, ओ माइनस वाले को, किनको कहा था, ओ माइनस वाले। और रक्त ग्राहिक किसको कहा जाता है, एक्सेप्टर आपको ए बी को कहा जाता है, किसको कहा जाता, ए बी को कहा जाता है। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। आहार नाल समानांतर बड़ा होता है, किसमें बड़ा होता है, तो यह मांसाहारियों में बड़ा होती है, किसमें बड़ा होती है, मांसाहारिया। आहार नाल समानांतर किसमें बड़ा पाया जाता है, मांसाहारियों में पाया जाता है, क्योंकि अगर मानव की बात करें यहां पर मानव की आहार नाल कितना लंबा होता है आपका, 25 से 30 फीट होता है। कितना होता है, 25 से 30 फीट होता है। मानव का आहार नाल कितना होता है, 25 से 30 फीट होता है। जो कहां से कहां तक रहता है, यह मुंह से प्रारंभ होकर मलाशय गुदा तक जाता है। कहां पर तक जाता है, मलाशय गुदा तक जाता है। तो मानव का आहार नाल 25 से लेकर 30 फीट तक के बीच होती है। अगला क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होती है, तो किनके कारण होता है, कैरोटीन के कारण। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, कैरोटीन के कारण। ऑप्शन ए में दिया है रेटिनॉल, यह किसका रासायनिक नाम है, विटामिन ए का। किसका नाम है, विटामिन ए का। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, रेटिनॉल हो जाएगा। वहीं पे बात करें राइबोफ्लाविन किसका होता है, विटामिन बी टू का। विटामिन बी टू का क्या होता है, राइबोफ्लाविन होता है। अब विटामिन बी वन की बात करें तो विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमिन होता है। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमिन होता है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है बीजों को अच्छी तरह से परिरक्षित रखा जा सकता है अंडे आपका ठंडे एवं शुष्क अवस्था में, तो कौन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए ही बन जाएगा। बीजों को अच्छी तरह से परिरक्षित रखा जा सकता है ठंडे या शुष्क अवस्था में। किस में रखा जा सकता है, ठंडे या शुष्क अवस्था में रखा जा सकता। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, इसमें कुछ डिस्कस ज्यादा करने लायक था नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे, अब यहां से आपको डिस्कशन ज्यादा मिलेगा। हार्मोन उपयोगी होता उपचाय प्रक्रिया हेतु पाचन, तो इसमें कौन हो जाएगा आपका, अपचाय प्रक्रिया हेतु किसके लिए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो एक वयस्क के शरीर में बात करें तो कितना रक्त पाया जाता है, 4 से 5 लीटर। कितना होता है, 4 से 5 लीटर या 5 से 6 भी लीटर आ जाता है। तो 5 लीटर के आसपास आपका क्या होती है, एक वयस्क व्यक्ति में रक्त पाया जाता है। और महिला में क्या होती है, आधा लीटर रक्त कम भी पाई जाती है। यहाँ पे आप लोग जानते हैं रक्त आपका क्या होता है, तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है। रक्त एक तरल तरल संयोजी उत्तक होता है, तरल संयोजी उत्तक होता है। रक्त क्या होता है, तरल संयोजी उत्तक होता है। जो अगर रक्त की बात करें कि रक्त हमारे शरीर का, तो रक्त हमारे शरीर के कुल वजन का कितना परसेंट होता है, 7% होता है। कितना परसेंट होता है, 7%। रक्त जितना हमारे शरीर का वजन होता है उसका 7% क्या पाया जाती है, हमारे शरीर में ब्लड पाई जाती है। इसके अलावा देखिए रक्त आपका अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, तो रक्त हमेशा ये आपका क्या होता है, क्षारीय होता है, क्योंकि इसका पीएच मान होता है, पीएच क्या होता है, पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4। तो रक्त का पीएच मान आपका क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है, जिसका पीएच मान 7.4 होता है। रक्त बात किया जाए, रक्त में रक्त दो पदार्थों से मिलकर बना होता है। इसमें दो पदार्थ पाए जाते हैं। कितने पदार्थ पाए जाते हैं, दो पदार्थ। पहला बात करेंगे तो क्या आता है, प्लाज्मा। क्या होता है, प्लाज्मा होता, और दूसरा क्या होता है आपका, रुधिराणु। रुधिराणु क्या होता है, रुधिराणु होता है। पहला प्लाज्मा होता है, दूसरा क्या होता है, रुधिराणु। प्लाज्मा की बात करें तो यह हमारे शरीर में 55 से 60% पाई जाती है। प्लाज्मा कितना पाई जाती है, 55 से 60%। वहीं रुधिराणु की बात करें
तो 40 से 45% के बीच में क्या पाई जाती है? रुधिराणु पाई जाती है। वहीं देखेंगे रुधिराणु में आपको कई प्रकार मिलता है, जैसे कि इसमें पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में, एवं ब्लड प्लेटलेट जिसको हिंदी में कहते हैं रक्त बिंबाणु। क्या कहते हैं? रक्त बिंबाणु कहा जाता है। रक्त बिंबाणु जिसको क्या कहते हैं? ब्लड प्लेटलेट्स के नाम से जाना जाता। अब बात आती है आरबीसी। हम लोग आरबीसी की सबसे पहले में अगर चर्चा करें कि आरबीसी पहला क्या देखें? आरबीसी। आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में, अर्थात बोन मेरो में। कहाँ पे होता है? बोन मेरो में होता है। तो आरबीसी का जन्म अर्थात निर्माण अस्थि मज्जा बोन मेरो में होता है। लेकिन भ्रूणीय अवस्था की बात करें तो इसका जन्म कहाँ पे होता है? यकृत और पीलिया में होता है। कहाँ पे होता है? यकृत एवं पीलिया में। तो आरबीसी का सामान्यतः जन्म अस्थि मज्जा अर्थात बोन मेरो में होती है, लेकिन भ्रूणीय अवस्था में यकृत और पीलिया में होती है। इसकी अगर मृत्यु की बात करें कि आरबीसी नष्ट कहाँ पे होती है, तो यकृत एवं पीलिया में। कहाँ पे होती है? यकृत एवं पीलिया में होती है, जिसके कारण यकृत और पीलिया को क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। वहीं इसका अगर जीवन काल की बात करें, जीवन काल इसका कितना होता है? 20 से लेकर 120 दिन। कितना होता है? 20 से लेकर 120 दिन होता है। तो यह हम लोग आरबीसी के बारे में जाने। अब हम लोग जान लेते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी की बात करें, डब्ल्यूबीसी का जन्म कहाँ पे होता है? तो अस्थि मज्जा, इसका भी जन्म अस्थि मज्जा और कहाँ पे होता है? लिम्फ नोड में। लिम्फ नोड में कहाँ पे होती है? लिम्फ नोड। अस्थि मज्जा अर्थात लिम्फ नोड में होता है। वहीं बात करें कि कभी कभी आरबीसी का जन्म कहाँ पे होता है? यकृत एवं पीलिया में होती है। कहाँ पे होता है? यकृत, लीवर अर्थात स्प्लीन में होता है। अगर बात करें कि डब्ल्यूबीसी का नष्ट अर्थात मृत्यु कहाँ पे होता है, तो ब्लड में अर्थात रक्त में ही हो जाता है। कहाँ पे हो जाता है? रक्त में। इसकी जीवन काल की बात करें, 2 से 4 दिन इसका जीवन काल होता है। 2 से 4 दिन। वहीं बात करें कि आरबीसी में आपका क्या नहीं पाया जाता? केंद्रक नहीं पाया जाता, जबकि डब्ल्यूबीसी में पाया जाता। दूसरी बात अगर बात करें हम लोग, अब आता आपका ब्लड प्लेटलेस। कौन आता? ब्लड प्लेटलेस आता। ब्लड प्लेटलेस। ब्लड प्लेटलेस की बात करें तो इसका निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा जिसको बोन मेरो कहते हैं। अस्थि मज्जा अर्थात बोन मेरो में। तो ब्लड प्लेटलेस का निर्माण अस्थि मज्जा अर्थात बोन मेरो में होता है। इसका अगर मृत्यु की बात करें, नष्ट कहाँ पे हो जाता है? पीलिया अर्थात स्प्लीन में हो जाता है। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन होता है। कितना होता है? 3 से 5 दिन। ब्लड प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? 3 से 5 दिन। कितना दिन होता है? 3 से 5 दिन होता है। चलेंगे अगला देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 को आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में कि पादपों में होता है जबकि पशुओं में नहीं होता है। क्या नहीं होता? सेलुलोज। तो पादपों में क्या पाया जाती है? सेलुलोज पाया जाती है, जबकि मानव में सेलुलोज आपका नहीं पाया जाता है। सेलुलोज की बात करें तो यह एक कार्बनिक यौगिक है। सेलुलोज क्या है आपका? एक कार्बनिक यौगिक है। सेलुलोज क्या है? कार्बनिक यौगिक है। इसका अगर सूत्र की बात करें तो O5 और होल पे पावर n हो जाएगा। C6H10O5 होल पे पावर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा इसका फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन नंबर 10 में। जल प्रदूषण का 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि जल प्रदूषण का कारण है बाहित मल, अनअवशिष्ट पदार्थ, औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि से निकालने वाले पदार्थ। इनमें क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। यह सभी आपका किसका उदाहरण है? जल प्रदूषण का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। रेशम कीट पालन को किस अवस्था में रेशम प्राप्त होती है? कौन सी अवस्था में होती है आपको? केटरपिलर में। किस में होता है? केटरपिलर। एक अवस्था होती है जिसका नाम क्या है? केटरपिलर है। क्वेश्चन है रेशम कीट की किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है? तो केटरपिलर में होता है। या आपका रेशम की बात करें तो यह कीट
यह कीट वर्ग का प्राणी, कीट वर्ग का प्राणी है। किसका है? कीट वर्ग का प्राणी है। अगर इसकी बात करें कि रेशम कीट की बात करें, यहाँ पर रेशम कीट कैसा होता है, एक लिंगी होता है या बहुलिंगी होता है? तो रेशम कीट क्या होता है? एक लिंगी होता है, एक लिंगी होता है। क्या होता है? एक लिंगी होता है। अर्थात यहाँ पे बात करेंगे तो नर और मादा, नर और मादा दोनों अलग अलग होता है। दोनों क्या होती है? इसमें अलग अलग होता है। अगर पूछा जाए कि रेशम कीट के अगर देखा जाए तो यह किसको खाता है? शहतूत को, शहतूत के पत्ते को खाता है। रेशम के शहतूत के पत्ते को खाता है। किसको खाता है? शहतूत के पत्ते को खाता है। क्या देखिए, रेशम कीट की अवस्था में रेशम प्राप्त होता है तो कैटरपिलर कीट वर्ग का प्राणी होता है। रेशम कीट किसका प्राणी होता है? कीट वर्ग का प्राणी होता है। रेशम कीट एक लिंगी होता है, अर्थात नर और मादा दोनों अलग अलग होती है। यह शहतूत के पत्ते को खाने का काम करती है। किसको करता है? शहतूत के पत्ते को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन का रहा प्राकृतिक मोती है एक मोलस्क। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक ही हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? क्या मोलस्क हो जाएगा। तो प्राकृतिक मोती क्या होता है? एक मोलस्क होती है। वहीं बात करें, मोती एक आपका क्या होता है? कठोर पदार्थ होती है। क्या होती है? एक कठोर पदार्थ होती है। मोती क्या है आपका? ये कठोर पदार्थ है। वहीं एक बात करें कि प्राकृत, प्राकृत मोती बात करें तो प्राकृत मोती क्या होती है? एक मोलस्क होती है। प्राकृत मोती क्या होती है? एक मोलस्क होती है। अगले क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन नंबर 12। स्तनियों में स्टार्च का पाचन प्रारंभ कहां से होती है? स्तनियों में स्टार्च का प्रारंभ कहां से होती है? तो स्तनियों में स्टार्च का पाचन कहां से होती है? मुख से। कहां से होती है? मुख से। अगर बात करेंगे पाचन, पाचन की शुरुआत आपको कहां से होती है? मुख से। मुख से लेकर आपको छोटी आंत। अगर पूर्ण पाचन की बात करें, पूर्ण पाचन कहां पे हो जाती है? पूर्ण पाचन, पूर्ण पाचन कहां पे हो जाती है? तो छोटी आंत में। कहां पे होता है? छोटी आंत। तो कह रहा है कि आपको स्तनियों में स्टार्च का पाचन प्रारंभ होती है मुख से। अब इसमें आता आपको ऑप्शन नंबर दूसरा में क्या दिया? आमाशय है। क्या आता? आमाशय। आमाशय में बात किया जाए, सबसे पहले अगर भोजन की पाचन की शुरुआत करेंगे तो मुख से होती है। आमाशय में भोजन आपका कितना आवर तक रहता है? 4 घंटे तक रहता है। कितना घंटे तक रहता है? 4 घंटे तक रहता है। अगर बात करें कि आमाशय, आमाशय में ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम क्या था? पायलोरिक, पायलोरिक ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि आती है? पायलोरिक ग्रंथि पाई जाती है, जिससे आपका क्या निकलता है? जठर रस निकलता है। क्या निकलता है? जठर रस निकलता है। क्या देखे आपका स्तनधारी आपका आमाशय में एक पायलोरिक ग्रंथि रहता है जिससे आपको जठर रस निकलता है, जिसका पीएच मान आपका कितना होता है? 1.5 से लेकर 3.5 होता है। कितना होता है? 1.5 से लेकर 3.5 होता है। वहीं अगर बात करें 3.5 से 1.5 हो गया तो यह क्या हो जाएगा आपका? अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्लीय होता है। इसके अलावा देखें तो इसमें एक ऑक्सीटिन कोशिका भी पाई जाती है। ऑक्सीटिन, ऑक्सीटिन कोशिका, एक ऑक्सीटिन कोशिका पाई जाती है जिससे क्या निकलता है? HCl। क्या निकलता है? HCl निकलता है। क्या देखिए, आमाशय में एक ऑक्सीटिन कोशिका पाई जाती है जिससे क्या निकलती? HCl। हमारे भोजन में, भोजन में जितना भी हानिकारक जीवाणु, भोजन में जितना भी हानिकारक जीवाणु आती है उसको मारने का काम कौन करता है? HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या देखिए, ऑक्सीटिन कोशिका, ऑक्सीटिन कोशिका कहाँ पे पाई जाती है? आमाशय में पाई जाती है, जो हानिकारक जीवाणु को मारने का काम करती है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन नंबर 4 में क्या मिल रहा है? छोटी आंत। छोटी आंत में मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं। छोटी आंत के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। पहला आता है ड्यूडेनम। पहला क्या आता है? ड्यूडेनम। क्या होता है? ड्यूडेनम। दूसरा होता है जेजूनम। क्या होता है? जेजूनम। तो दूसरा होता है जेजूनम। और तीसरा पार्ट क्या होता है? इलियम। क्या होता है? इलियम। तीसरा पार्ट क्या होता है? इलियम होता है। क्या देखिए यहाँ पर छोटी आंत, जहां पे आपका पूर्ण पाचन होती है। छोटी आंत में क्या होती है? पूर्ण पाचन। तो क्या देखिए कि छोटी आंत का क्या पार्ट है? 3 पार्ट है। एक हो गया ड्यूडेनम, दूसरा हो गया जेजूनम और तीसरा क्या हो गया? इलियम। डेडूनम, जेजूनम और क्या हो गया? इलियम हो गया।
क्या हो गया, इलियम। तो इसमें 3 पार्ट था आपका किसका, छोटी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन 13 कह रहा है, किसने खोज किया कि मलेरिया रोग मच्छर द्वारा संचारित होता है। इन्होंने क्या था, रोनाल्ड रॉश ने। क्वेश्चन आपका था, किसने खोज किया कि मलेरिया रोग आपका मच्छर द्वारा संचारित होती है, तो रोनाल्ड रॉस के द्वारा किया गया। अब इसमें जानेंगे हम लोग मलेरिया के बारे में विशेष रूप से। मलेरिया शब्द, अब यहाँ पे बात आती है कि यह मलेरिया शब्द दिया किसने, तो कब दिया था आपका, 1827 में दिया गया, मैकुलाज के द्वारा। किनके द्वारा आ गया, मैकुलाज के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया, मैकुलाज के द्वारा प्रदान किया गया। बात आती है कि मलेरिया, मलेरिया शब्द 1927 में किन्होंने दिया था, मैकुलाज ने दिया था। वहीं बात करें कि मलेरिया परजीवी की खोज किन्होंने किया, मलेरिया परजीवी, मलेरिया परजीवी, मलेरिया परजीवी की खोज किन्होंने किया था, लेबनर ने किया था। किन्होंने किया था, लेबरन। किन्होंने किया था, लेबरन ने। किन्होंने किया था, लेबरन ने। क्वेश्चन क्या था, मलेरिया परजीवी, मलेरिया परजीवी आपका खोज किन्होंने किया, लेबरन ने किया था। कब किया था, 1880 में किया गया था। अगर बात करेंगे कि यह कौन सा परजीवी के द्वारा होता है, सबसे बड़ी बात आती है कि अगर पूछ लिया जाए कि मलेरिया कौन परजीवी के द्वारा होता है, यह प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम परजीवी के द्वारा, प्लाज्मोडियम परजीवी के द्वारा होता है कौन, आपका मलेरिया। तो यहाँ पे बार बार आ रहा है कि परजीवी, तो मलेरिया किसके द्वारा होता है, परजीवी अर्थात प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ किसके द्वारा होता है, प्रोटोजोआ, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में, परजीवी के नाम से जाना जाता है। मतलब इसका अगर हम लोग ट्रिक देखेंगे कि परजीवी के द्वारा होने वाला जितना भी बीमारी हम लोग को याद रहे, इसमें ट्रिक आता है, पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं जी। ऐसे वास्तविक में नहीं सोते, केवल ट्रिक हम लोग याद रखेंगे, पापा काम पे सोते हैं। जिसका आपका प से होगा पायरिया, प से हो जाएगा पायरिया, पायरिया हो जाएगा, क से कालाजार, कालाजार हो जाएगा। मौ से क्या होगा, मलेरिया, मौ से क्या होगा, मलेरिया। पे से हो जाएगा पेचिस, पे से क्या होगा, पेचिस हो जाएगा। और सो से सोने के बीमारी, सोने की बीमारी होगा, क्या होगा, सोने की बीमारी। तो क्या देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए किसी भी इसमें से, अगर कोई एग्जाम दे दे आपको एग्जाम में कि परजीवी के द्वारा होने वाला बीमारी, बस वहां पे ट्रिक को लिखेंगे, पापा काम पे सोते हैं, प से पैरिया, क से कालाजार, मौ से मलेरिया, प से पेचिस, सौ से सोने की बीमारी। अगला क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि आम, आम के खाने योग वाला भाग कौन सा होता है, तो यह मध फल भित्ति होता है। ऐसा तो है नहीं कि बाहर वाले छिलका को खा जाता है, क्या खा जाता है, मध फल भित्ति को खा जाता है। तो आम के खाने योग भाग कौन सा होता है, मध फल भित्ति। इसके अलावा हम लोग जान लेते हैं कि और खाने वाला कौन कौन आता है। तो सेब की अगर बात करें, सेब का कौन सा भाग खाया जाता, पुष्पासन खाया जाता। सेब का क्या खाया जाता, पुष्पासन खाया जाता है। वहीं दूसरा अगर बात करें, लीची, लीची का कौन सा खाया जाता, एरिल, क्या आता है, एरिल, लीची का एरिल हो जाएगा। उसके अलावा देखिए नाशपाती, नाशपाती का भी क्या कहते हैं, पुष्पासन, नाशपाती की भी क्या खाते हैं, पुष्पासन, नाशपाती का पुष्पासन। उसके अलावा पपीता, पपीता का खाने वाला भाग क्या था, मध फल भित्ति, क्या खाया था, मध फल भित्ति को खाया जाता, पपीता का मध फल भित्ति को। उसके अलावा पांचवा देखिए नारियल, नारियल का क्या खाया जाता, भूर्णपोष, क्या खाया था, भूर्णपोष को खाया जाता है, नारियल का भूर्णपोष। इसके अलावा देखिए केला, केला का क्या खाते हैं, मद और अंतभित्ति, मद और अंतभित्ति, मद और अंतभित्ति को खाया जाता है, किसके द्वारा, आपको केला का। सातवां की बात करें, नारंगी, नारंगी का क्या होता है, जूसी हेयर, जूसी हेयर, क्या खाया था, जूसी हेयर, क्या खाया था, जूसी हेयर। चलेंगे अगला क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है, नागफनी के कांटे रूपांतरित होती, किसमें रूपांतरित होता है आपका, किसमें रूपांतरित होता, पत्ती में।
नागफनी, नागफनी के आपका कांटे रूपांतरित होते किसमें, पत्ते में होती है। चलिए हम लोग जान लेंगे यहाँ पर ऑप्शन में जड़, तना, पुष्प सब दिया हुआ है, सभी के बारे में जान लेते हैं एक बार हम लोग। तो यहाँ पर अब हम लोग जान लेते हैं तना और जड़ के बारे में। तो जड़ का विकास आपको कहाँ से होता है, मूलांकुर से। मूलांकुर से कहाँ से होती है, मूलांकुर से। और तना का विकास कहाँ से होता है, परांकुर से होता है। कहाँ से होता है, परांकुर से। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आएंगे 15, 16 नंबर। 16 नंबर में कहा रहा है क्वेश्चन आपसे कि घाव का शीघ्रतम से भरने जाता है, कौन सी विटामिन के द्वारा घाव को शीघ्रतम भरा जा सकता है, विटामिन सी के द्वारा घाव का शीघ्रतम को भरा जा सकता है, विटामिन सी। और के भी हो जाएगा, इसमें आपको दोनों होना चाहिए। ऑप्शन क्या होगा, के और सी दोनों होगा, तो इसमें आपका दोनों ऑप्शन होगा। तो चलेंगे जानेंगे इसमें। अगर बात करें विटामिन के, विटामिन के का काम क्या होता है, रक्त का थक्का, रक्त को थक्का बनाने में, रक्त को थक्का बनाने में सहयोग कौन करता है, आपका विटामिन के। मतलब अगर मान लिया जाए कहीं पे कट वगैरह जाता है तो रक्त को थक्का बनाने का काम कौन करता है, के करता है। सी की बात करें, या शीघ्रतम रक्त को क्या करता है, हाँ, घाव को भरने का काम करता है। शीघ्रतम घाव को भरने का काम कौन सा विटामिन करता है, विटामिन सी करता है। अब हम लोग रासायनिक नाम जानते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछ क्या हो जाएगा, टोकोफेरॉल। विटामिन ई का नाम हो जाएगा टोकोफेरॉल हो जाएगा। विटामिन सी की बात करें, विटामिन सी का होता है एस्कर्बिक एसिड। क्या होता है, एस्कर्बिक एसिड। विटामिन सी का नाम क्या होता है, एस्कर्बिक एसिड। और के का बात करें, फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन होता है, क्या होता है, फिलोक्विनोन। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, फिनोक्विनोन। क्या होता है, फिनोक्विनोन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में दिया है कि संचित खाद्यान्न की क्षति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्वाधिक उत्तरदायी है। तो अन्न में नमी की मात्रा, संचित खाद्यान्न की क्षति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्वाधिक उपयुक्त है, तो अन्न में नमी की मात्रा। अगला क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 18 पे आएंगे। 18 नंबर आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि त्वचा में अतिरिक्त रंजक का उत्पादन उत्प्रेरित होता है मुख्यतः व्यायाम करने से, विटामिन के कारण। तो किसके कारण, विटामिन का। त्वचा में अतिरिक्त रंजक का उत्पादन प्रेरित होता है किसके कारण, विटामिन के कारण। किसके कारण होता है, विटामिन के कारण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पे आएंगे। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, टाइफाइड। टाइफाइड के संक्रमण में बचाव का सर्वाधिक सुगम उपाय क्या है। तो क्या हो जाएगा, टीकाकृत होना। इसमें क्या लगाना है, टीकाकृत। अब बात आती है टाइफाइड। टाइफाइड के बारे में हम लोग जानते हैं, क्या होता है आपको, सार्मोनेला। अगर इसकी बात करेंगे टाइफाइड किस बात करेंगे, आपका यह टाइफाइड किनके द्वारा हुआ था, साल्मोनेला। क्या हो जाएगा, साल्मोनेला। साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफा आपको टाइफोसा। क्या होता है, साल्मोनेला टाइफाइसा के द्वारा क्या होता है, टाइफाइड जीवाणु के द्वारा क्या होता है आपका, हाँ, टाइफाइड होता है। तो साल्मोनेला टाइफोसा जीवाणु के द्वारा क्या होता है आपका, टाइफाइड होता है। इसको अगर बात किया जाए, टाइफाइड को क्या कहा जाता है, मियादी बुखार। मियादी, कई बार एग्जाम में पूछा गया मियादी बुखार के नाम से किसको जाना जाता है, तो टाइफाइड को किसको कहा जाता है, टाइफाइड। मियादी बुखार के नाम से किनको जाना जाता, तो टाइफाइड को ही जाना जाता है। इसके अलावा अगर देखें कि आपको टाइफाइड किसके द्वारा होता है, तो क्या देखें, जीवाणु के द्वारा। तो जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया, जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला आपका जितना भी बीमारी हो, उसका ट्रिक को हम लोग जानेंगे। जीएसटी पंडित का टिक न्यू, जीएसटी पंडित का टिक न्यू है। जीएसटी पंडित का टिक क्यों है, न्यू है। इसका ट्रिक है जीवाणु की जितना भी बीमारियां आती है। तो बात करेंगे जी से, क्या हो जाएगा, गोनेरिया। गोनेरिया क्या हो जाएगा, गोनेरिया। एस से क्या होगा, सिफिलिस। एस से क्या होगा, सिफिलिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिफिलिस। और टी से क्या हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टाइफाइड। पी से क्या होगा, प्लेग। पी से क्या होगा, प्लेग। डी से डिप्थीरिया। क्या होगा, डिप्थीरिया।
तो से क्या होगा, तापेदी, क्या हो जाएगा, तापेदी। क से क्या होगा, काली खांसी, क से काली खांसी होगा, क्या होगा, क से काली खांसी। टिक में दो बीमारी आ जाएगा, टिक में हो जाएगा एक टेटनस, कौन हो जाएगा, टेटनस, और क से क्या हो जाएगा, कुष्ठ रोग, क्या हो जाएगा, कुष्ठ रोग हो जाएगा। अब आता है नीमोनिया, नी से क्या हो जाएगा, नीमोनिया, क्या हो जाएगा, नीमोनिया, और ह से क्या हो जाएगा, हाइजा। यह सब बीमारी किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा। एक बार पुनः समझ लेंगे क्या क्या कहे कि आपका जीवाणु के द्वारा होने वाला बीमारी। जीएसटी पंडित का टिक न्यू है, तो जी से गोनरिया हो गया, एस से सिफिलिस, उसके बाद टी से क्या हो गया, टाइफाइड। पंडित में 3 बीमारी हो गया, प से प्लेग, ड से डिप्थीरिया, त से तापेदी, क से काली खांसी, टी से टेटनस, क से कुष्ठ रोग, न्यू से निमोनिया, ह से क्या हो गया, हाइजा हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, 5 वर्ष की आयु में किस बच्चे को समानता किसी बच्चे को समानता होते, मतलब कितना दांत होती है, कितना, 20 दांत। 5 वर्ष की आयु में किसी बच्चे को समानता कितना होते, दांत 20 को होता है। अब हम लोग दांत के बारे में पूरे पोस्टमार्टम करते हैं अच्छे से, तो दांत के बारे में जान लेते हैं हम लोग। दांत का निर्माण, दांत की बात करें तो दांत का निर्माण होता है, निर्माण होता है किसके द्वारा, कठोर उत्तक के द्वारा, किसके द्वारा, कठोर उत्तक के द्वारा होता है। इसमें अगर बात करें इसका अध्ययन, इसका अध्ययन क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी, क्या होता, ओडोंटोलॉजी। दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसके बाहरी भाग के, दांत के बाहरी भाग जो बहुत ही कठोर होता है, इसको क्या कहता है, इनामल, कहा कहता है, इनामल, या कैल्शियम, 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 कैल्शियम अगर बात करेंगे या किसके द्वारा बना हुआ इनामल, तो का इनामल या कैल्शियम एपाइड के द्वारा बना होता है, किसके द्वारा होता है, कैल्शियम एपाइड के द्वारा, जो या क्या होता है, सबसे कठोर होता है, क्या होता है, सबसे कठोर भाग होता है जी। इसके बाद यह बाहरी भाग था। अंदरूनी भाग की बात करें, अंदरी भाग की अगर बात करें, यह किसका बना होता है, डेंटाइन, डेंटाइन का, किसका बना होता है, डेंटाइन, जो किसका रहता है, कैल्शियम फास्फेट का, किसका रहता है, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, किसका बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का बना हुआ होता है। अब बात करेंगे कि दूध का दांत, जो हम लोग को पूछा गया, दूध का दांत कितना वर्ष में टूटता है, 12 वर्ष में, क्या गो, 20 गो, क्या गो, 20 गो। इसके अलावा अगर जाने, दांत आपको कितना प्रकार के होते, मुख्यतः 4 प्रकार। पहला देखेंगे कौन आता है आपका, इंसाइजर, पहला आता है इंसाइजर, इंसाइजर, क्या होता है, इंसाइजर, जिसको क्या कहता है, कृदंत, कृदंत कहा जाता है। इसकी संख्या अगर पूछा जाए, इसका काम क्या होता है, दो, आपको कितना हो जाएगा, 4 × 2, मतलब 4 को नीचे होता है, 4 को क्या होता है, ऊपर होता है। टोटल इंसाइजर की संख्या कितना हो, 8। इंसाइजर का काम क्या होता है, यह भोजन को काटने का काम करता है, भोजन को काटने का, भोजन को काटने का काम, भोजन को काटने का काम कौन करता है, इंसाइजर करता है। उसके बाद देखेंगे दूसरा कौन आता है, K9, K9 क्या होता है, K9, जिसको क्या कहते हैं, रदनक कहा जाता है जी। इसमें देखेंगे इसका काम क्या होता है, भोजन को फाड़ने का, भोजन को फाड़ने का काम कौन करता है, K9। इसकी संख्या बात करें, 2 × 2, मतलब 2 गो नीचे होता, 2 गो ऊपर होता, कौन, K9। जो हाथी वाला दांत देखिए, जो बाहर जो निकला हुआ रहता है, वह कौन सा रहता है, K9 रहता है। तीसरा बात करें कौन आता है आपका, प्रीमोलर, कौन होता है, प्रीमोलर होता है, जिसको क्या कहते हैं जी, अग्रचर्वक, चर्वनक, अग्रचर्वनक कहा जाता है। इसकी काम करेंगे तो इसका काम, यह भोजन को चबाने का काम करता है, यह भोजन को चबाने का काम करता है। या आपको प्रीमोलर की बात करें तो यह बच्चों में नहीं पाया जाता, यह बच्चों में नहीं पाया जाता। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, बच्चे में अगर पूछा जाए कौन नहीं पाया जाता, प्रीमोलर नहीं पाया जाता। इसकी संख्या 4 × 2, मतलब 4 को नीचे 4 को ऊपर रहेगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एक दांत और बचा आपका, जो आता है चौथा नंबर पे, मोलर होता है, कौन होता है, मोलर, जिसको चर्वनक कहा जाता है, चर्वनक कहा जाता है। जिसमें देखेंगे इसका भी काम क्या होता, भोजन को, भोजन को चबाने का, भोजन को चबाने का काम कौन करता है, भोजन को चबाने का काम
मोलर करता। ये आपको इसमें थर्ड मोलर की बात करें, थर्ड मोलर किसमें नहीं पाया जाता, बच्चों में नहीं पाया जाता। मोलर की संख्या कितना होती है, 6 इंटू 2 करेंगे कितना होता है 12, मतलब 3 को एक साइड, 3 को एक साइड, 3 दूना 6 और 6 6 कितना हो जाएगा 12, किसमें होता है आपका मोलर में। इसके बाद अगर बात करें, एक आपसे पूछा जाता है डेंटाइन फार्मूला, क्या पूछा जाता है, डेंटाइन, डेंटाइन फार्मूला पूछा जाता है जी। अगर बात करें तो इसमें क्या होता, एक आई से हो गया इंसाइजर, उसके बाद सी से केनाइन, उसके बाद प्रीमोलर, उसके बाद मोलर हो जाएगा, उसके बाद आई सी पी आर और एम हो जाएगा। तो इसमें अगर बात करें एडल्ट का, एडल्ट का बात करेंगे तो कितना हो जाएगा इसमें 21 और क्या बनेगा 23, और नीचे भी होगा 21 और 23। लेकिन वही बात अगर बच्चों में करेंगे तो इसमें आपका प्रीमोलर गायब हो जाएगा। बच्चों में अगर बात करेंगे तो क्या बन जाएगा 2102 और कितना हो जाएगा 2102। बच्चों का फॉर्मूला हो गया 2102 एडल्ट का हो गया 2123। हम लोग क्या जाने यहां पर एक बार पुनः जानेंगे दांत के बारे में, पूरा इसमें हम लोग पोस्टमार्टम में किए। तो क्या कर रहा था, दांत, दांत एक का निर्माण एक कठोर उत्तक से होता है जिसका अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। बाहरी भाग इनामेल का बना होता है जो सबसे कठोर होता है, यह कैल्शियम एपाइड का बना होता है। अंदरूनी भाग की बात करें तो यह डेंटाइन है जिसको किसका बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। इसके बाद यह 12 वर्ष में बच्चा का क्या होता है, दूध का दांत टूटता है। इसके बाद देखिए दांत कितने प्रकार का, 4 प्रकार का होता है, जिसमें पहला देखिए इंसाइजर, इंसाइजर जिसको कृदंत कहा जाता है, इसकी संख्या 4 होती है, 4 आगे ऊपर और 4 को ऊपर होता है, तो 4 दूना कितना हो गया 8, जिसका काम इंसाइजर का काम होता है भोजन को काटने का काम किया जाता है। उसके बाद केनाइन, केनाइन को हिंदी में रत्नक कहा जाता है, इसका काम भोजन को फाड़ने में होती है। केनाइन की संख्या 2 गो होता है, जैसे कि देखेंगे हाथी वगैरह में जो दांत निकला रहता है 2 गो, वह कौन रहता है, केनाइन दांत रहती है। कौन सी रहती है, केनाइन। तो केनाइन की संख्या मानव में कितना पाई जाती है 4, 2 गो ऊपर 2 गो नीचे। भुतनी में भी क्या गो होता है, 2 गो 4 गो होता है जी, उसमें भी दिखता है ना, वह कौन दिखता है आपका, केनाइन दिखता है। अगला आता है प्रीमोलर। प्रीमोलर की अगर बात करें तो यह इसको क्या कहते हैं, अग्रचर्वणक, इसका काम होता है भोजन को चबाने में। यह बच्चों में नहीं पाया जाता। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि प्रीमोलर बच्चों में नहीं पाया जाता, इसकी संख्या 8 होती है। मोलर की बात करें तो मोलर का काम भी भोजन को चबाना होती है, इसकी संख्या कितनी होती है टोटल 12, 6 गो नीचे 6 गो ऊपर, 3 3 दोनों साइड में होती है। अगला देखेंगे, अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित निम्नलिखित में से किस पौधे में फूल नहीं होता है, तो किस में नहीं होता, फर्न में नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस पौधे में फूल नहीं होता, तो फर्न में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक स्वस्थ व्यक्ति का समान रक्तचाप कितना होता है, 120/80। 120 क्या होता है इसमें, सिस्टोलिक होता है। क्या होता है, सिस्टोलिक। 120 क्या होता है, सिस्टोलिक, और 80 क्या होता है, डायसिस्टोलिक होता है। क्या होता है, डायसिस्टोलिक। तो 120 होता है सिस्टोलिक और 80 क्या होता है, डायसिस्टोलिक होता है। अगला क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 23। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है, विटामिन के से। किससे जमता है, विटामिन के। तो मानव शरीर में रक्त का थक्का किसके द्वारा जमता है, विटामिन के द्वारा जमता है। विटामिन के का अगर रासायनिक नाम की बात करें तो क्या हो जाएगा, फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन क्या होगा, फिलोक्विनोन होगा। रासायनिक नाम आपका विटामिन के का क्या, फिलोक्विनोन है। विटामिन अगर डी की बात करें तो इसका क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। अब विटामिन सी का क्या होता है, एस्केर्बिक एसिड। क्या होता है, एस्केर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी का क्या होता है, एस्केर्बिक एसिड। अब विटामिन ई का क्या होता है आपका, विटामिन ई का होता है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल क्या होता है, टोकोफेरॉल। विटामिन ई का क्या होता है, टोकोफेरॉल। अगला क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 24 में नंबर क्या रहा है, बीसीजी का टीका। बीसीजी का टीका नवजात शिशु में कितने दिन के भीतर लगना चाहिए, 7 दिन के अंदर। कितना दिन के अंदर होनी चाहिए, 7 दिन के अंदर लगनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पे आएंगे, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है।
तो क्योंकि इसमें केवल और केवल क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति केवल और केवल किसमें पाई जाती है, तो पादप कोशिका में। पादप कोशिका में केवल और केवल क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। वहीं बात करें कि आपका जंतु में, जंतु में केवल जंतु कोशिका में केवल क्या पाई जाती है, तारकाय। क्या पाई जाती, तारकाय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रोसोम। क्या कहा जाता है, सेंट्रोसोम कहा जाता है। तारकाय की खोज बोवेरी ने, तारकाय की खोज किन्होंने किया था, बोवेरी ने किया था। इसके अलावा देखें कि पादप कोशिका, लवक की अगर बात करें, लवक केवल और केवल किसमें पाई जाती है, पादप कोशिका में। किसमें पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है। लवक तीन प्रकार की होती है, एक होता अवर्णीय लवक, अवर्णीय लवक, अवर्णीय लवक होती है। दूसरा क्या होता है, वर्णीय लवक होती है। और एक होता हरित लवक, क्या होता है, हरित लवक होती है। तो लवक तीन प्रकार का, अवर्णीय लवक, वर्णीय लवक और क्या होती है, हरित लवक होती है। यही बात करें हरित लवक, हरित लवक को क्या कहा जाता, पादप का रसोई घर, पादप का रसोई घर, रसोई घर, पादप का रसोई घर किसको कहा जाता है, तो हरित लवक। क्योंकि हरित लवक हरा होता है, इसमें क्या पाया जाता, क्लोरोफिल। क्या पाया जाता, क्लोरोफिल पाया जाता। तो हरित लवक में क्या पाया जाता, क्लोरोफिल पाया जाता, जिसके कारण क्या होता, यह हरा दिखता है। तो क्या देखिए इसमें जंतु कोशिका, और क्या देखिए इसमें जंतु कोशिका। तो क्या क्या पढ़े इसमें एक बार जानेंगे। जंतु कोशिका, जंतु कोशिका की खोज जंतु कोशिका में केवल और केवल क्या पाई जाती, तारकाय था सेंट्रोसोम, जिसकी खोज किन्होंने किया था, बोवेरी ने। किन्होंने किया था, बोवेरी। अब आती है बात लवक की, बात करें, लवक केवल और केवल किसमें पाई जाती है, पादप कोशिका में। यह तीन प्रकार की होती है, अवर्णीय लवक, वर्णीय लवक और क्या होती है, हरित लवक होती है। उसके बाद देखिए हरित लवक, हरित लवक को ही क्या कहा जाता, पादप का रसोई घर। क्या कहा जाता, पादप का रसोई घर। जो हरित लवक हरा होने के कारण क्या है, इसमें क्लोरोफिल का पाया जाना। क्या होता है, क्लोरोफिल का पाया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 26 पे। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होती है, आपका कह रहा है मानव शरीर की पाचन अधिकांश भाग किस भाग में संपन्न होती है, आपका छोटी आंत में। कहाँ होती है, छोटी आंत। क्या कह रहा था, मानव शरीर में पाचन की अधिकांश अंग कहाँ पे शुरू होता है, आपका समाप्त होती है, मतलब छोटी आंत, मतलब मुख से शुरू होता है। पाचन आपका शुरू कहाँ से होती है, मुख से शुरू होती है और समाप्त होती जाकर छोटी आंत में। कहाँ पे होती है, छोटी आंत में। और अभी हम लोग पढ़े थे ना, छोटी आंत का कितना अंग था, तीन पार्ट था ना। एक देखे थे सबसे पहले ड्यूडेनम, क्या था, ड्यूडेनम था। दूसरा क्या था, आपका जेजुनम। क्या नाम था, जेजुनम। और तीसरा था आपका इलियम। तीसरा क्या था, इलियम। तो छोटी आंत का तीन भाग होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम और क्या आता है, इलियम आता है। अब यहाँ पे बात आती है कि मानव का पाचन की बात किया तो हम लोग पाचन के बारे में जान लें। तो पाचन की अवस्था 5 अवस्था से गुजरती है। सबसे पहला होता है आपका अंतःग्रहण। पहला क्या आता है, अंतःग्रहण। तो पहला आता है अंतःग्रहण। अंतःग्रहण मतलब भोजन को मुख में लेना, क्या कहलाती है, अंतःग्रहण। पाचन की शुरू कहां से होती है, मुख से होती है, मतलब भोजन को मुख में लेना क्या कहलाएगी, अंतःग्रहण। दूसरा होता है पाचन, दूसरा होगा पाचन। तीसरा हो जाएगा अवशोषण, तीसरा क्या होगा, अवशोषण होगा। और चौथा होगा श्वांगीकरण, चौथा क्या होता है, श्वांगीकरण होता। और पांचवा हो जाएगा मल परित्याग। क्या होगा, मल परित्याग, मल परित्याग होगा। तो क्या देखिए कि पाचन आपकी कितनी अवस्थाएं से गुजरती है, 5 अवस्था से गुजरती है। पहला हुआ इसमें क्या, अंतःग्रहण। दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण, पांचवा क्या होती है, मल परित्याग होती है। अगर बात करें कि यहां पर पूर्ण पाचन कहां पे हो रहा है, छोटी आंत में हो रहा है। तो छोटी आंत में जितना भी एंजाइम पाया जाता है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले होता है इरिप्सिन। कौन होता है, इरिप्सिन, इरिप्सिन। दूसरा होगा माल्टोज। कौन हो जाएगा, माल्टोज। तो पहला इरिप्सिन, दूसरा हो जाएगा माल्टोज, तीसरा हो जाएगा सुक्रोज। क्या हो जाएगा, सुक्रोज। उसके बाद होगा लैक्टोज। कौन होगा, लैक्टोज। तो क्या देखिए आपको
इरिप्सिन माल्टेज सुक्रेज लैक्टेज, इरिप्सिन माल्टेज सुक्रेज लैक्टेज कहां से आती है? छोटी आंच। इरिप्सिन माल्टेज लैक्टोज सुक्रेज और क्या था? इरिप्सिन माल्टेज सुक्रेज लैक्टोज कहां का है? छोटी आंत का है। अब अगला आता है क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्याएं कितनी होती है? अगर जोड़ा करता तो कितना होता? 23 होता, लेकिन ऐसे में कितना होगा? 46 होगा। यहां आपसे डायरेक्ट पूछा है मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 26 होती है। जोड़ा पूछता तो आपको 23 होता, लेकिन ऐसे वास्तविक में अगर नहीं दिया है जोड़ा तो आपको टोटल कितना होगा? 26 होगा, सॉरी 46 होगा। कितना होगा? 46 होगा, सॉरी। इसमें अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 42। 42 किस में पाई जाती है? गेहूं में। गेहूं में कितना होता है? 42। 44 की बात करें तो ये आपको खरगोश में पाया जाता। खरगोश में किस में पाई जाती है? खरगोश में। 44 किस में पाई जाती है? खरगोश में पाए जाते हैं। इसके अलावा हम लोग देखेंगे 48 कई चीज में पाया जाती है। अगर 48 की बात करें, 48 हो जाएगा चिंपैंजी। चिंपैंजी, तंबाकू हो जाएगा, आलू हो जाएगा, तंबाकू हो जाएगा, और क्या आएगा? आलू हो जाएगा। तो चिंपैंजी, तंबाकू और आलू में कितना गुणसूत्र होती है? 48 होती है। कितना होती है? 48 होती है। अगर 78 की बात करें, 78 किस में पाया जाता? कुत्ता में। 78 किस में पाया जाती है? कुत्ता में पाई जाती है। उसके बाद 80 की बात करें, 80 किस में होता? कबूतर में। किस में पाया जाती है? कबूतर। और सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए तो किस में होता? टेरिडोफाइटा में। किस में होती है? टेरिडोफाइटा में। 1300 से लेकर 1600 कितना होता है? 1300 से लेकर 1600 होता है। तो क्या देखिए, इसमें कुत्ता में 78 होता है, उसके अलावा देखिए कबूतर में 80, उसके बाद टेरिडोफाइटा में 1300 से 1600। इसके अलावा अगर और जाने मच्छर में, जाने मच्छर में कितना होता है? 6। मच्छर में 6। घरेलू मक्खी, घरेलू मक्खी की बात करें तो 12। घरेलू मक्खी में कितना होता है? 12 होती है। वहीं बात करें मटर में कितना होती है? 14 होती है। प्याज की बात करेंगे, प्याज में कितना होगा? 16। तो मच्छर 6, घरेलू मक्खी में 12, मटर में 14, प्याज में कितनी होती है? 16 होती है। उसके अलावा मक्का, मक्का की बात करें तो मक्का कितना हो जाएगा? 20 पाया जाता है। टमाटर, टमाटर की अगर बात करें, टमाटर में कितना हो जाएगा? 24। टमाटर में 24 हो जाएगा। उसके अलावा मेढक, मेढक की बात करें तो कितना हो जाएगा? 26। नींबू की बात करें तो 18 36। नींबू में कितना हो जाएगा? 18 36। नींबू में कितना हो जाएगा? 18 36। तो यहाँ पर बहुत सारा देखिए, आपका एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं। कबूतर में गुणसूत्र की संख्या पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? 80। ट्रेडोफाइटा में सबसे ज्यादा किस में होता है? ट्रेडोफाइटा में 1300 से 1600। वहीं बात करें मच्छर में कितना होता है? गुणसूत्र की संख्या 6। घरेलू मक्खी में 12, मटर में 14, प्याज में 16, मक्का में 20, टमाटर में 24, मेढक में 24, और आपका सॉरी मेढक में 26 होता है। और आपका क्या हो गया? आपका नींबू, नींबू में कितना होता है? 18 36 होता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, 28 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए, 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किस द्रव को एकीकृत होने पर मांसपेशी थकान का अनुभव करता है? किसके कारण होता है? लैक्टिक एसिड के कारण। किसके कारण होता है? लैक्टिक एसिड। तो किस द्रव को एकीकृत होने पर मांसपेशी थकान का अनुभव करती है? किसके कारण करता है? लैक्टिक एसिड के कारण करती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 में आती है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन माना जाता है? तो किसको माना जाता है? विटामिन डी को। विटामिन डी की कमी से ही बीमारी होता है रिकेटस। रिकेटस कौन सी बीमारी होती है? रिकेटस। विटामिन डी की कमी से कौन बीमारी होती है? रिकेटस नामक बीमारी होती है। और विटामिन डी आपको पता होनी चाहिए कि विटामिन डी कहां से प्राप्त होती है? सूर्य के प्रकाश से। कहां से प्रकाश होती है? सूर्य के प्रकाश। विटामिन डी का रासायनिक नाम होगा कैल्सीफेरॉल। क्या होगा? कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। क्या देखिए, विटामिन डी का आपका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होती है। उसके बाद विटामिन डी कहां से प्राप्त होती है? सूर्य के प्रकाश से। विटामिन डी को कमी से कौन बीमारी होती है? रिकेटस नामक बीमारी होती है। अगर विटामिन डी की खोज की बात किया, किन्होंने किया था? हॉपकिंस। किन्होंने किया था? हॉपकिंस। विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने किया था। इसके अलावा अगर बात करें विटामिन ए और बी, यह क्या था आपका? विटामिन ए और बी की बात करें, मैकुलन। किन्होंने किया था?
मैकुलर। विटामिन ए और बी की खोज किन्होंने किया था? मैकुलर ने किया था। और सी की खोज हॉलकट, हॉलकट किन्होंने किया था? हॉलकट। सी की खोज किन्होंने किया था? हॉलकट ने किया था। हॉलकट किनके द्वारा किया गया? हॉलकट। तो विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने, ए बी की खोज मैकुलर ने किया था, सी की खोज किन्होंने किया था? हॉलकट ने किया था। और बात करें विटामिन की खोज किन्होंने किया था, तो विटामिन की खोज की बात करें तो यह किन्होंने किया था? फांक ने किया था। किन्होंने किया था? फांक ने। विटामिन की खोज कहेगा तो किन्होंने किया था? फांक ने किया था। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? लाल रक्त कोशिका, सफेद रक्त कोशिका, प्लाज्मा या ब्लड प्लेटलेट से? किसके द्वारा होगा? आरबीसी अर्थात लाल रक्त कोशिका के द्वारा। किनके द्वारा होता है? लाल रक्त कोशिका। अब यहाँ पे चर्चा हो रही है आरबीसी के बारे में, तो हम लोग आरबीसी के बारे में एक बार देखे थे, पुनः डिटेल में समझ लेते हैं। आरबीसी को क्या कहा जाता है? इरिथ्रोसाइट। क्या कहा जाता है? इरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता। आरबीसी को किस नाम से जाना जाता है? इरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता। आरबीसी के निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण अस्थि मज्जा में, आपका निर्माण कहां पे होता? अस्थि मज्जा में। लेकिन भ्रूणीय अवस्था में इसका निर्माण कहां हो रहा था? यकृत एवं प्लीहा में। यकृत एवं प्लीहा में कहां पे होती है? यकृत एवं प्लीहा में। इसकी मृत्यु की बात करें, आरबीसी का मतलब नष्ट कहां पे होता है? यकृत और प्लीहा में। कहां पे होती है? यकृत और प्लीहा। इसीलिए यकृत और प्लीहा को क्या कहा जाता? आरबीसी का कब्रगाह। क्या कहा जाता? आरबीसी का कब्रगाह किसको कहा जाता है? यकृत और प्लीहा को कहा जाता है। आरबीसी में आपका केंद्रक नहीं पाया जाता है जी। आरबीसी में क्या नहीं पाया जाती है? केंद्रक। जिसका उदाहरण कौन आता है? दो गो अपवाद में आता है, ऊंट और लामा। कौन आता है? ऊंट और लामा। कौन आता है? ऊंट और लामा आता है। इसके अलावा देखेंगे, इसका अगर जीवन काल की बात करें, जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन। 20 से लेकर 120 दिन जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन होता है। अगर बात करें कि आरबीसी की गणना, आरबीसी की गणना किसके द्वारा किया जाता है? हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर किसके द्वारा होता है? हीमोटोसाइटोमीटर। तो हीमोटोसाइटोमीटर के द्वारा किसकी गणना की जाती है? आरबीसी की गणना की जाती है। अगला आएंगे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। 31 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो कौन है? यकृत अर्थात लीवर है। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। पेन क्यों नहीं चलता इस पे? ऑप्शन नंबर कौन होगा आपका? ए होगा। तो क्या कह रहा था? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगी? लीवर आएगा। तो हम लोग लीवर के बारे में थोड़ा सा जान लें कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है, मतलब आपका लीवर है। और लीवर का वजन बात करें तो 1.5 से 2 केजी। यकृत का वजन कितना होता है? 1.5 से 2 केजी होता है। तो क्या देखिए, आपका यकृत, यकृत आपको कितना होता है? 1.5 से 2 केजी होता है। या आपको यकृत की बात करें तो यह प्रोटीन को, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को किसमें चेंज कर देता? कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट में चेंज करने का काम कौन करता है? यकृत करता है। अगर मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति आपका जहर खा लेता है, तो जहर खाने के बाद जो पोस्टमार्टम किया जाता है, वह पोस्टमार्टम किसका होता है? यकृत का होता है। किसका होता है? यकृत। मतलब क्या समझे, किसी मानव के द्वारा अगर जहर खा लिया गया तो जो उसका डेथ हो जाता है, डेथ होने के बाद पोस्टमार्टम में क्या चीज का जांच किया जाता है? यकृत का जांच किया जाता है। इसके अलावा देखेंगे इसमें दो प्रोटीन हार्मोन स्रावित होती है, जिसमें पहला आता है फाइब्रोनोजन। फाइब्रो फाइब्रोनोजन क्या आता है? फाइब्रोनोजन। उसके बाद दूसरा आता है हीपेरिन। हीपेरिन क्या आता है? हीपेरिन। एक होता है फाइब्रोनोजन, दूसरा क्या होता है? हीपेरिन होता है। फाइब्रोनोजन यह क्या करता है? आपका रक्त का थक्का बनाने में काम आता है। मान लिया जाए किसी व्यक्ति को अगर चोट लग जाता है और कहीं पे कट गया, जो आपका ब्लड निकलेगा, तो उसको बाहर में जमाने का काम कौन करता है? फाइब्रोनोजन करता है। जो कहां से स्रावित होती है? प्रोटीन से, सॉरी प्रोटीन यकृत से। कहां से होती है? यकृत। हिपेरिन की बात किया जाए
तो यह हमारे शरीर के अंदर, यह हमारे शरीर के अंदर क्या होती है, रक्त को जमने से रोकता है। तो रक्त को जमने से कौन रोकता है, आपका हिपेरिन। कौन रोकता है, हिपेरिन। तो फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन और हिपेरिन नामक प्रोटीन कहां से स्रावित होती है, यकृत से स्रावित होती है, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन है आपका, यकृत है। अगला क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 32 पे आएंगे। ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है, लकड़ी का ही काहिल बनाएगा, लकड़ी, ईंट और सीमेंट या कांच का बना होता है। किसका होता है, कांच का। तो ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है, कांच का बना होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता, अभी हम लोग कुछ देर पहले यकृत की बात कर रहे थे। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, यकृत में होता है। कहां पे होता है, यकृत में। लेकिन यह जो पित्त निकलता है वह जमा कहां पे होता है, पीताशय में। कहां पे जमा होती है, पीताशय में। तो यकृत में पित्त तो बनता है, लेकिन वह जमा कहां पे होती है, पीताशय में। और पीताशय में जमा होता, पीताशय का आकार कैसा होता है, नाशपाती के आकार का। कैसा होता है, नाशपाती के आकार का होता है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे आपका, देखिए फिर आ गया वही जो हम लोग अभी पीछे चर्चा किए थे टाइफाइड के बारे में। अब यहाँ पे आपको उसका उल्टा चेंज करके पूछ दिया, मियादी बुखार जिसको टाइफाइड कहते हैं। तो मियादी बुखार में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा, आपका आंत होता है। क्या होता है, आंत होता है। तो मियादी बुखार में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला भाग कौन सी होती है, आंत होती है। अगर बात किया जाए कि टाइफाइड का पहचान के लिए कौन सी टेस्ट कराया जाता है, तो बीडाल टेस्ट कराया जाता है। बीडाल कौन टेस्ट होता है, बीडाल टेस्ट होता है। कई बार एग्जाम में यह भी पूछा गया है कि मियादी बुखार अर्थात टाइफाइड, टाइफाइड के जांच के लिए कौन सी जांच किया जाता है, आपका बीडाल टेस्ट किया जाता है। कौन टेस्ट होती है, बीडाल टेस्ट होती है। अगर इसकी बात करें कि मियादी बुखार होता किससे, प्रदूषित, प्रदूषित जल से होती है। प्रदूषित जल या गंदगी जगह पे खाना खाने से क्या फैलता है, आपको टाइफाइड होती है। प्रदूषित जल पीजिए या आपको गंदगी में कहीं पर खाना खाए तो उससे आपको क्या होगा, टाइफाइड होने की क्या होती है, चांसेस ज्यादा बनता है। अगर इसके लक्षण की बात करें, इसमें लक्षण क्या क्या होता है, तो सबसे पहले जानते होंगे इसमें उल्टी होता है, उल्टी होगा और कमजोरी भी हो जाएगा, कमजोरी हो जाएगा, बुखार भी आता है। यह सारा लक्षण आपको किसमें देखने को मिलता है, टाइफाइड में देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 35। शरीर में रुधिर का भंडार कहां पे होती है, कहां पे होता है, तिल्ली में होता है। तितली नहीं जी, तिल्ली होता है। कहां पे होता है, तिल्ली में। ऑप्शन नंबर कौन होगा, ए नंबर। तो शरीर में रुधिर का भंडार कहां पे होती है, तिल्ली में होती है। तिल्ली की अगर बात करें, तिल्ली का मेन काम होता है, जो सबसे पहले जो आरबीसी का निर्माण हुआ था उसको नष्ट होता है, कहां पे, नष्ट कर देता है। या क्या कर देता, नष्ट कर देता है। यह तिल्ली में हुआ और वहीं पर आपको क्या होता है, शरीर में रुधिर का भंडारण होता। आवाज में क्या हो गया, उसमें क्या होता है, आपका रुधिर में शरीर में क्या होता है, भंडारण हो जाता है। आपको यह भी देखे थे, आपका मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन था, यकृत था। अगर बात करें अगला क्वेश्चन की, 36 नंबर, 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, मानव शरीर में प्रति मिनट हृदय की धड़कन कितनी होती है, तो 70 से कितना, 72 होता है। मानव शरीर में प्रति मिनट हृदय की धड़कन कितनी होती है, 70 से 72 होती है। मानव शरीर में प्रति हृदय धड़कन कितना होता है, 70 से 72। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 37। 37 में कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में कुल हड्डी की संख्या कितनी होती है, कितना होता है, 206। कितना होता है, 206। मानव शरीर में हड्डी की संख्या कितनी होती है, 206 होती है। क्या देखिए हम लोग, मानव शरीर में टोटल कितनी हड्डी आपकी पाई जाती है, 206 हड्डी। कितना हुआ, 206 हड्डी। कितना पाया गया आपका, 206 हड्डी। अब हम लोग यहाँ पर जानेंगे, इसमें दो प्रकार की हड्डी होती है। एक आपका कौन होता है, अक्षीय होता है। एक आपका होता है अक्षीय होता है और दूसरा कौन होता है, उपांगीय। कौन होता है, उपांगीय। अक्षीय हड्डी की बात करें, इसकी संख्या कितना होता है आपका, 80 होता, और उपांगीय की कितना होता,
126। उपांगी की संख्या कितना होता है? 126। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि आपका अक्षीय और उपांगी का गणना करेंगे। सबसे पहले आप लोग उपांगी हड्डी के बारे में, 126 हड्डी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हाथ की बात करें, इस वाले को नाम क्या कहा जाता है आपका? आपका क्या होता है? रेडियस। ह्यूमरस पहला क्या आता है आपका? ह्यूमरस। क्या आता है? ह्यूमरस। पहला क्या होता है? ह्यूमरस। एक बार बोले ना, समझ में आया क्या हुआ? ह्यूमरस। पहला क्या हुआ? ह्यूमरस। दूसरा क्या होता है आपका? यह रेडियस। दूसरा क्या होता है? रेडियस। और यह आपका कौन होता है? आलना। तो क्या देखे आपका, एक हुआ या ह्यूमरस, दूसरा क्या हुआ? रेडियस, और तीसरा क्या हुआ? आलना। इसके बाद बात करें, या इसको क्या कहा जाता है? कार्पल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्पल्स। और यह जो आपको यहां पर दिख रहा होगा, इसको क्या कहा जाता है? इसको मेटाकार्पल्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? मेटाकार्पल्स। और जितना यह अंगुली की गांठ दिख रहा है, तो यह क्या हो गया आपका? फिलेंजाई। क्या हो गया? फिलेंजाई। यहां पर देखेंगे आप किसकी संख्या कितना है। यह जो है आपका उपांगी आपका क्या होता है? हड्डियां हैं। तो सबसे पहले देखेंगे ह्यूमरस के बारे में। ह्यूमरस की संख्या कितनी होती है? एक होती है। रेडियस की संख्या भी कितना होती है? एक होती है। और अल्ना की भी संख्या कितनी होती है? एक होती है। अब जो ये आपको कार्पल्स दिया है, कार्पल्स में हड्डी की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। कार्पल्स में हड्डी की संख्या कितना होता है? 5, जिसको कलाई कहा जाता है। कलाई में हड्डी कितनी होती है? 5। और यह जो आपका यह वाला हथेली हुआ, इसमें कितना पाया जाता है? मेटाकार्पल्स में। तो मेटाकार्पल्स में कितनी होती है आपका? 8 हड्डी। कितनी होती है? 8 हड्डी। उसके बाद आपको फिलेंजाई में कितना होता है? 14। अब जोड़ के देखिए, 14 प्लस 8 प्लस 5, और उधर कितना था? 1 2 3, कितना हो गया? 8 4 12, 12 5 कितना हुआ? 17, और 17 3 20। 20 हुआ, और एक आपको 10 कहां बच गया? 14 8 कितना हो गया? 22 हो गया ना? 22 हो गया, 5 3 8 हो गया, तो 30 ना हुआ? कितना हो गया? 30 हो गया। तो एक हाथ में कितना हड्डी हुआ? 30 हड्डी। तो दोनों हाथ की बात करेंगे, 30 दुना कितना हो गया? 30 दुना कितना हो गया? 60 हड्डी। मतलब हाथ में कितनी हड्डी पाई जाती है? 60 हड्डी। अब हम लोग बात करेंगे पैर की हड्डी के बारे में। पैर की हड्डी की अगर बात किया जाए, तो सबसे पहले कौन आता है? फीमर आता है। कौन आता है? फीमर। उसके बाद यहां पर देखेंगे, यह जो घुटना दिया हुआ है, इसको क्या कहते हैं? पटेला। क्या कहा जाता है? पटेला। तो फीमर हुआ, पटेला हुआ, उसके बाद क्या आता है? टिबिया। टिबिया, उसके बाद फेबुला। टिबिया और कौन आता है? फेबुला। और यहां पर यह जो जुड़ा हुआ है, इसको क्या कहा जाता है? आपको टार्सल कहा जाता है। टार्सल में हड्डी की संख्या होती है यहां पर 5 होती है। मेटाटार्सल की बात करें, मेटाटार्सल में कितनी होती है? 7 हड्डी। मेटाटार्सल में कितना होता है? 7। और फिलेंजाई में कितना होती है? 14 हड्डी होती है। तो पैर की हड्डी की बात किया जाए, पैर में सबसे बड़ी हड्डी कौन हो गया आपका? फीमर। फीमर के बाद देखिए पटेला। पटेला की संख्या 1 हुआ, जहां पे पैर आपका जुड़ा हुआ उसको पटेला कहा गया। उसके बाद टिबिया, फिबुला। उसके बाद टार्सल। टार्सल की संख्या 5, जहां पे पैर जुड़ा हुआ उसको क्या नाम दिया? टार्सल। टार्सल की संख्या 5। और इस वाला जो हुआ उसका मेटाटार्सल की संख्या 7, और फिलेंजाई की संख्या 14। इसको भी जोड़ेंगे तो 14 7 कितना हो गया? 21, 21 5 26, 26 4 कितना हो गया? 30। तो पैर में भी 30 हड्डी, एक पैर में 30 हड्डी, तो दो पैर में कितना हो गया? 60 हड्डी। मतलब 60 हड्डी था हाथ में, 60 हड्डी हाथ में, 60 हड्डी कहां पे हो गया? पैर में। टोटल कितना हो गया आपके पास? 120 हड्डी। और टोटल आपका उपांगीय में कितनी हड्डी होती है? 126 हड्डी। अब जानेंगे कि 6 हड्डी और कहां पे पाई जाती है। तो यहां पर देखेंगे, ये जो दोनों दिख रहा है, इसको क्या कहा जाता है? पेल्विक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेल्विक। इसका नाम क्या आता है? पेल्विक। पेल्विक हड्डियों की संख्या कितना होता है? 2 होता। उसके बाद यहां पर देख रहे होंगे आपका यह 2 हड्डी, जिसको ब्यूटी बोन अर्थात क्या कहा जाता? कार्पल्स के नाम से जाना जाता है। कार्पल की संख्या कितनी होती है? 2 होता है। सॉरी, केल्विक कहा जाता है उसको। क्या कहा जाता है? केल्विक। क्या कहा जाता है? केल्विक। तो इसको क्या कहा जाता है? केल्विक के नाम से जाना जाता। और जो ये पीछे वाला हड्डी होता है, उसको क्या कहा जाता है? एस्केपुला। एस्केपुला की संख्या कितना होता है? 2। जानकारी होना जरूरी है, ओवर कॉन्फिडेंस होना जरूरी नहीं। तो क्या हुआ? केल्वी की संख्या कितना होता है? 2। एस्केपुला की संख्या कितना होती है? 2 होती है। तो क्या देखिए, 2 2 कितना हो गया? 2 यहाँ, 2 2 4 2 6 हो गया। टोटल हड्डी की संख्या कितना हो गया? 126। कितना हो गया? 126 हो गया। अब आपको क्या बच गया? हम लोग जानेंगे अक्षीय हड्डी के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? अक्षीय। उपांगीय में टोटल 126 हड्डी हो गया। आप जानेंगे अक्षीय हड्डी के बारे में। अक्षीय हड्डी में अगर बात किया जाए,
तो आपको यहाँ पर देखेंगे रिब्स के बारे में। यहाँ पे आपको रिब्स की अगर गणना करेंगे तो रिब्सों की संख्या कितनी होती है आपकी। रिब्स की संख्या की बात करें तो 12 दूना कितना होता है, 24 गो। 24 गो रिब्स होता है। और एक जो ये आपको बीच में जुड़ा हुआ है, इसको क्या कहा जाता है, स्टर्नम कहा जाता है। ये जो बीच वाला जुड़ा हुआ हड्डी है उसको क्या कहा जाता है, स्टर्नम। तो टोटल हड्डी की संख्या यहाँ पर कितना हो गया, 25 हो गया। आज सर में आपको टोटल हड्डी कितना पाया जाता है, 29 गो। क्या गो पाया जाता है, 29। जिसमें अगर बात करें मस्तिष्क में क्या हड्डी होता है आपको, 8 हड्डी। कितना होता है, या कपाल में कितनी होती है, 8 होती है। फेस की बात करें, फेस में कितना होता है, 14 हड्डी होता है। कितना हड्डी होता है, 14। इस पे पेन ही नहीं चल रहा है, कितना होता है, 14 होता है। तो क्या देखिए आपको 8 हड्डी हो गया आपको कपाल में, 14 हड्डी हो गया फेस में, 8 कितना हो गया, 22। टोटल हड्डी कितनी होती है, 29 होती है ना। एक हड्डी की बात करें तो आपको 6 हड्डी कहां पे पाई थी, कान में ना। तो 6 कितना हो गया, 28 हो गया। और एक कौन बच गया आपका, यह जो जुड़ा हुआ है पीछे वाला पार्ट, उसको क्या कहते हैं, स्टर्नम। क्या कहा था, स्टर्नम। तो टोटल आपको एक और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 29। 29 हड्डी कहां पे पाई जाती है, सर में पाई जाती है। तो 29 हड्डी यहां हो गया, 25 हड्डी आपको रिब्स में हो गया। टोटल आपको कितना हो गया, आपको टोटल 54 हो गया। और रीढ़ में भी देखेंगे आपको हड्डी कितना पाई जाती है, 33 को। कितना पाया जाता है, 33 को। तो यह टोटल हड्डी था, कितना हो गया आपको, 80 हड्डी हो गया अक्षीय में। और उपांगीय में कितना हो गया, 126 की। 38 नंबर क्वेश्चन पे अब आएंगे। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता, कौन नहीं पाया जाता, विटामिन सी। विटामिन सी किस में नहीं पाया जाती है, आपका दूध में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 39। 39 कह रहा है, मानव मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कितना पाया जाता है, 46। मानव कोशिका में कितनी क्रोमोसोम पाई जाती है, 40 क्रोमोसोम पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। 40 में कह रहा है, सूर्य की किरणों में से कौन सा विटामिन प्राप्त होती है। इसके बारे में अभी हम लोग जाने थे, विटामिन डी। कौन सा होता है, विटामिन डी, जिसको वैज्ञानिक सॉरी रासायनिक नाम क्या आता है, कैल्सीफेरॉल। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 41। 41 में कह रहा है, निम्न में से कौन सा रोग वंशागत रोग है। चलिए अब रोग के बारे में आता है, रोग के बारे में पूरे जान लेते हैं हम लोग। तो निम्न में से कौन सा रोग वंशागत रोग है, तो वर्णधाता है। कौन सी है, वर्णधाता। अब बात आती है कि वर्णधाता रोग तो आपका वंशागत रोग है। इसमें होता क्या है, तो यह लाल और हरा को नहीं पहचान पाता। लाल और हरा में डिफरेंट कौन नहीं कर पाता, वर्णधाता। वर्णधाता की बात करेंगे तो ये आपको ग्रसित कौन होता है, इससे पुरुष होता है। पुरुष ग्रसित होती है। लेकिन इसकी वाहक की बात करें तो इस महिला, इसकी स्त्रियां क्या होती है, इसकी वाहक होती है। तो इसका वाहक कौन होती है, महिलाएं होती है। कौन होती है, महिला अर्थात स्त्रियां होती है। अब इसके अलावा हम लोग दूसरे बीमारी की बात करें तो सबसे पहले आता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया अगर बात करेंगे, हीमोफीलिया में क्या होता है कि सामान्यतः तो व्यक्ति में रक्त 2 से 5 मिनट में जम जाता है। कितना देर में जमता है, 2 से 5 मिनट में जम जाता है। लेकिन जिन व्यक्ति को हीमोफीलिया नामक बीमारी होता है, उसमें 24 घंटा तक भी क्या होता है, रक्त नहीं जम पाता। वह कौन सा बीमारी से ग्रसित है, हीमोफीलिया नामक बीमारी से। इसकी भी अगर बात करें कि इसमें आपको प्रभावित कौन होता है, पुरुष ही होता है। और इसकी वाहक कौन होती है, महिलाएं होती है। महिला अर्थात स्त्रियां होती है। कौन होती है, स्त्रियां होती है। इसके अलावा देखेंगे दूसरी बीमारी, टर्नर सिंड्रोम। कौन आता है, टर्नर। टर्नर सिंड्रोम होता है। कौन होता है, टर्नर सिंड्रोम आती है। टर्नर सिंड्रोम की बात करें, यह बीमारी किसमें होती है, स्त्री अर्थात महिलाओं में होती है। किसमें होती है, महिला में। इसमें गुणसूत्र क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, कितना हो जाएगा आपको, 45 होती। समानता मनुष्य में होनी चाहिए 46 गुणसूत्र, लेकिन इसमें कितना हो जाता है, 45। जिसके कारण महिला क्या हो जाती है, बांझ हो जाती है। क्या हो जाती है, बांझ। इसके शरीर का आकार भी अनियमित आकार का होता है। अगर बात करें कद, अगर कद की बात करें तो क्या होता है, छोटा होती है। शरीर भी इसमें क्या होगा, अविकसित होगा। क्या होगा, अविकसित। तो क्या देखिए, टर्नर सिंड्रोम।
टर्नर सिंड्रोम की बात करें, टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित कौन होती है? महिला होती है। इसमें गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 45। टर्नर सिंड्रोम से जो प्रभावित होगा उस महिलाओं में क्या होती है? बांझ हो जाती है, जिसके कारण उसका कद छोटा, आपका क्या होती है? शरीर भी अविकसित होती है। तीसरा बीमारी की अगर बात करें हम लोग, उसके बाद तक क्लीफेंट्रॉम, क्लिनेफेंट्रॉम, क्लिनेफिंट्रॉम की अगर बात करें, क्लिनेफिंट्रॉम किस में होता है? ये आपको पुरुष में होता है। किस में होता है? पुरुष में होता है। इसमें गुणसूत्र संख्या घटने के बजाय क्या हो जाता? बढ़ जाता। क्लिफेंट्रम सिंड्रोम की बात करें, इसमें गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 47 हो जाती है। और पुरुष क्या होता है? नापुंसक हो जाता है। क्या हो जाता? पुरुष नापुंसक हो जाता है। किसके कारण? क्लिफेंट्रम सिंड्रोम के कारण होता है। अगला बात आती है, अगली बीमारी की बात करें तो कौन आता है? डाउन सिंड्रोम। चौथा आता है डाउन सिंड्रोम। कौन बीमारी आता है? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम की अगर बात करें, इसमें क्या होता है आपका? को मंगोलिज्म कहा जाता। मंगोलिज्म, इसको क्या कहता? मंगोलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। तो डाउन सिंड्रोम को और किस नाम से आता? मंगोलिज्म के नाम से जाना जाता। डाउन सिंड्रोम में अधिकतर अगर बात किया जाए तो क्या होता? मंदबुद्धि होती है। मंदबुद्धि होती क्या होती है? व्यक्ति मंदबुद्धि होती है। शरीर आपको अनियमित आकार का दिखेगा, जैसा कि जी मोटा हो जाए। वह सब कौन सी बीमारी में होती है? टाउन, आपका डाउन सिंड्रोम में होती है। डाउन सिंड्रोम में किस में होती है? डाउन सिंड्रोम। अगला बात करेंगे तीसरा आपका अतः पटाओ, पटाओ सिंड्रोम। कौन आता? पटाओ सिंड्रोम। पटाओ सिंड्रोम की बात करें, इसमें क्या होता? होठ कटा हुआ रहता। क्या रहता? होठ कटा। यहां पर देखेंगे तालु में तो होठ कटा हुआ रहता है। किस बीमारी के कारण? तो पटाओ सिंड्रोम। किसके कारण होता? पटाओ सिंड्रोम के कारण होती है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 42। जेनर ने किस रोग का टीका का सर्वप्रथम बनाया था? तो किसका क्या था? चेचक का। जेनर ने किस रोग का टीका का सर्वप्रथम बनाया था? चेचक के टीका। अब यहाँ पे कोलरा और टीबी की बात करें, जिसको तापेदी कहेंगे, तो कोलरा और टीबी, कोलरा एवं टीबी, इसकी खोज किन्होंने किया? रॉबर्ट कोच ने। किन्होंने क्या? रॉबर्ट कोच ने किया था। तो कोलरा एवं टीबी की खोज किन्होंने किया था? रॉबर्ट कोच ने किया था। वहीं पोलियो वैक्सीन की बात करें, पोलियो वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन की खोज किन्होंने किया? जॉन ई साल्क, जॉन ई साल्क ने। किन्होंने क्या? जॉन ई साल्क। तो पोलियो वैक्सीन की खोज किन्होंने किया था? जॉन ई साल्क ने किया था। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 आपसे क्या पूछ रहा है कि हल्दी पौधे, हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो कहां से प्राप्त होती है? तना से। हल्दी कहां से प्राप्त होती है? तना से प्राप्त होती है। अब हम लोग यहां जानेंगे हल्दी के बारे में। हल्दी की अगर बात करें, हल्दी, हल्दी, इसमें सबसे पहले जानेंगे भूमिगत, भूमिगत, भूमिगत तना को क्या कहा जाता है? भूमिगत, क्या आज क्यों नहीं चलता है इस पे? क्या कहते हैं? भूमिगत तना। इसमें जानेंगे भूमिगत तना। किसका जाना है? पहले हल्दी। हल्दी के भूमिगत तना को क्या कहते हैं? प्राकंद। क्या कहा जाता? प्राकंद कहा जाता है। दूसरा आता है अदरक। अदरक को क्या कहता है? अदरक को भी प्राकंद कहा जाता है। तीसरा आता है आलू। आलू को क्या कहते हैं? कंद। आलू के भूमिगत तना को कंद। चौथा आता है बंडा, बंडा और केसर। बंडा और केसर को धनकंद। क्या कहते हैं? धनकंद कहा जाता है। इसके बाद आता है पचमा प्याज। प्याज को सलकंद कहते हैं। प्याज को क्या कहते हैं? सलकंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सलकंद। क्या देखे यहाँ पर? भूमिगत तना जाने हम लोग। भूमिगत तना की बात किए तो भूमिगत तना में क्या देखे? सबसे पहले हल्दी। हल्दी के भूमिगत तना को प्राकंद कहा जाता है। हल्दी के भूमिगत तना को प्राकंद। अदरक के भूमिगत तना को क्या कहता? प्राकंद ही कहा जाता। आलू के भूमिगत तना को क्या कहते हैं? कंद कहा जाता। बंडा और केसर के को क्या कहता? धनकंद। और प्याज, प्याज की अगर बात करेंगे, प्याज के भूमिगत तना को क्या कहते हैं? सलकंद। अब हम लोग यह भूमिगत तना जाने, अब हम लोग इसके साथ जड़ भी जान लेते हैं। जड़ की अगर बात करें तो जड़ में देखेंगे अलग अलग। आलू के जड़, सॉरी गाजर का जानेंगे। आलू कहां से आ गया जी? इसमें जानेंगे आपका गाजर। गाजर में कैसी जड़ होती है? शंकु आकार का। कैसा होता? शंकु आकार का। तो गाजर में जड़ी होती है शंकुआकार। दूसरा आता सलजम, सलजम और
चुकुंदर, सलजम और चुकुंदर में कैसी होती है? कुंभी रूपी। कैसी होती है? कुंभी रूपी। उसके बाद देखेंगे मूली में आपका तुर्क रूपी। कैसा होता? तुर्क रूपी। कैसी होती है? तुर्क रूपी। मूली में जड़ें कैसी होती है? तुर्क रूपी। तो गाजर में जड़ होती है, जड़ें कैसी होती है? शंकुआकार का। सलजम और चुकुंदर में कुंभी रूपी। मूली में कैसी जड़ होती है? तुर्क रूपी। वहीं पे बात करें कि जड़ का विकास कहां से होती है? मूलांकुर से। कहां से होता है? मूलांकुर से। और तना का विकास कहां से होता है? प्रांकुर से। कहां से होती है? प्रांकुर से होती है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे देखेंगे। एड्स रोग किसके द्वारा फैलता है जी? किसके द्वारा फैलता? वायरस के द्वारा। एड्स रोग किसके द्वारा फैलता? वायरस के द्वारा। अब हम लोग जानेंगे जितना भी वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है। तो वायरस की ट्रिक हम लोग याद रखे थे, जिसका क्या था? रेखा। रेखा हमें, रेखा हमें हिट करके, हिट करके करके पोएच छोड़ गई। पोएच छोड़ गई। रेखा हमें हिट करके पोएच छोड़ गई। पता नहीं यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है थोड़ा सा। क्या हो गया? पोएच छोड़ गई। पोएच छोड़ गई। क्या कह रहा है? रेखा हमें हिट करके पोएच छोड़ गई। हिट करके यहाँ पे लिख दी है नीचे आपका, हिट करके। अब हम लोग इसको डिटेल से जानते हैं, इसमें कौन कौन बीमारी आपका आएगा। किसमें? आपका वायरस से द्वारा, अर्थात विषाणु के द्वारा होने वाला ट्रिक आपका रेखा हमें हिट करके पोएच छोड़ गई। रेखा में जानेंगे तो रेखा में दो बीमारी आएगा। रो से हो जाएगा रेबीज, रो से होगा रेबीज। ख से हो जाएगा खसरा, खसरा। ख से होगा खसरा। अब आता हमें, हमें में क्या हो गया? ह से हर्पीज, ह से हर्पीज। मो से हो जाएगा मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस। क्या हो जाएगा? मेनिनजाइटिस हो जाएगा। अगला आता है हमें हिट करके। हिट में दो बीमारी हो जाएगा। ही से हो जाएगा हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस। और टो से क्या हो जाएगा? ट्रेकोमा, ट्रेकोमा जो आंखों की बीमारी है। इसके अलावा हिट हो गया। करके में क्या हो गया? कोरोना। करके में क्या आ जाएगा? कोरोना, कोरोना। उसके बाद बात करें करके पोएच छोड़ गई। पोएच, पोएच में तीन बीमारी आता। पो से पोलियो, पो से पोलियो होगा। ए से एड्स, ए से एड्स। और चे से क्या होगा? चेचक, चे से चेचक होता। छोड़ गई, छोड़ गई में दो गो होगा। छ से छोटी माता, छ से छोटी माता। ड से क्या हो जाएगा? डेंगू ज्वार। क्या हो जाएगा? डेंगू ज्वार हो जाएगा। गई में, गई में दो बीमारी होगा। गौ से गलसोद। क्या हो जाएगा? गलसोद। और ई से हो जाएगा इन, इनफ्लुंजा, इनफ्लुंजा। क्या हो जाएगा? इन्फ्लुएंजा। यह जितना भी बीमारी देखे यह किसके कारण होती है? विषाणु अर्थात वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है जी। तो जानेंगे यहां पर कौन कौन जाने। तो इसका ट्रिक सीधा सा याद रखेंगे। रेखा हमें हिट करके पोए छोड़ गई। रेखा में देखिए, रेखा के नाम से दो शब्द बना आपका, रेबीज और खासरा। रो से रेबीज, ख से खासरा। हमें में हो गया ह से हर्पीज, मो से मेनिंजाइटिस। ही से हिट में हो गया हेपेटाइटिस, टे से ट्रोकोमा। करके में क्या हो गया? कोरोना। पोए छोड़ गई। पो से पोलियो, ए से एड, चे से चेचक। छोड़ गई में छ से छोटी माता, डो से डेंगू ज्वार, गो से गलसोद। और ई से क्या हो गया? इन्फ्लुएंजा। क्या हो गया? इन्फ्लुएंजा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। पाचन के रसों में निम्नलिखित में से, पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा पाया जाता? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl पाया जाता। जो हमारे खाने में, मतलब अगर कोई हानिकारक जीवाणु चला गया उसको मारने का काम कौन करता? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। कौन करती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 46 पे आएंगे। मानव का मस्तिष्क लगभग कितना ग्राम का होता है? 1350 ग्राम। ऐसे कभी कभी 1400 देगा, कभी 1350 देगा। तो मानव के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस पेड़ में, किस पेड़ में हमें कुनेन प्राप्त होता है? तो किससे प्राप्त होता है? सिनकोना से। किससे प्राप्त होती है? सिनकोनास। किस पेड़ से कुनेन प्राप्त होती है आपको? सिनकोनास। किस पेड़ से हमें कुनेन प्राप्त होती है? सिनकोना। अब यहां पे बात आती है यूकेलिप्टस। अब आता है ऑप्शन नंबर में यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस को क्या कहा जाता है? क्या आपका क्या है? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा
आवर्त बीजी वृक्ष है। सबसे बड़ा आवर्त बीजी वृक्ष की बात करें तो कौन होता है? यूकोलिप्टस। कौन होता है? यूकोलिप्टस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हैजा का कारण क्या है? तो किसके कारण होता है? जीवाणु। इसका ट्रिक हम लोग देख लिए हैं, क्या था? जीएसटी पंडित का ट्रिक न्यू है, वहां पे देख लेंगे हम लोग। तो हैजा का कारण क्या होता है? जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होती है? कहां पे होती है? यकृत में। मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होती है? यकृत में होती है। अगला क्वेश्चन 50, यूरो सेकेंड यूरो सेकेंड नर्स का संबंध किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ था? या प्रदूषण नियंत्रण उस समय चलाया गया था जिस समय का क्वेश्चन है, 2010 का था। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, हेपेटाइटिस किस अंग से प्रभावित होती है? किसके क्या कह रहा है? हेपेटाइटिस किस अंग से संबंधित बीमारी है? लीवर से संबंधित। किससे? आपका लीवर, अर्थात जिसको आंत कहते हैं, या विषाणु जनित रोग है अगर हेपेटाइटिस की बात करें, या क्या आपका विषाणु जनित रोग है। कैसी रोग है? विषाणु जनित रोग है। कौन? आपका हेपेटाइटिस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 52 नंबर क्वेश्चन क्या करा? कोबाल्ट 60 के किस किरण का प्रयोग कैंसर के निदान में किया जाता है? किसमें किया जाता है? गामा रे का। किसका में किया था? गामा रे। कोबाल्ट 60 के किस किरण का प्रयोग कैंसर के निदान में किया था? गामा रे। इसके अलावा हम लोग जानेंगे और यूरेनियम 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 235 का इस्तेमाल कहाँ होता है? चट्टानों की आयु ज्ञात करने चट्टानों की आयु ज्ञात करने में किसका होता है? यूरेनियम 235। उसके अलावा करेंगे सोडियम 24 का प्रयोग होता है रक्त का थक्का पता लगाने में। तीसरा होता है कोबाल्ट अभी जो हम लोग देखें, कोबाल्ट 60 का प्रयोग रक्त कैंसर का, ब्लड कैंसर का बात करें तो किसके द्वारा नियंत्रण होता है? कोबाल्ट 60 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर, उसके बाद आर्सेनिक 74 का इस्तेमाल ट्यूमर का पता लगाने में। उसके बाद आयोडीन 131 का इस्तेमाल थायराइड ग्रंथि के उपचार में। इसके अलावा देखिए फास्फोरस 32 का प्रयोग ल्यूकेमिया के उपचार में। वहीं बात करें लोहा 59 का प्रयोग अरक्ता का पता लगाने में। क्या जाने यहाँ पर एक बार पुनः समझ लेंगे। पहला देखिए क्वेश्चन पूछा था कोबाल्ट 60 के लिए किस किरण का प्रयोग किया था? गामा रे का। उसके बाद यूरेनियम 235 का प्रयोग चट्टान की आयु को ज्ञात करने में किया जाता है। सोडियम 24 का प्रयोग रक्त का थक्का पता लगाने में। कोबाल्ट 60 का प्रयोग रक्त कैंसर के उपचार में। आर्सेनिक 74 का प्रयोग ट्यूमर का पता लगाने में। आयोडीन 131 का प्रयोग थायराइड ग्रंथि के उपचार में। उसके बाद क्या देखिए फास्फोरस 32 का प्रयोग ल्यूकीमिया के उपचार में। लोहा 59 का प्रयोग अरक्ता का पता लगाने में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि दांतों में क्या होता है? कैल्शियम होता है। क्या होता है? कैल्शियम। और हम लोग दांत के बारे में पूरा डिटेल से पढ़े अभी। दांतों में क्या होती है? कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? तो किसका? विटामिन के का है। किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? तो विटामिन के का है। अगला क्वेश्चन 55 नंबर, एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 4 से 5 लीटर। कितनी होती है? 4 से 5 लीटर होती है। अगला है ईसीजी का संबंध किससे है? आपका हृदय से। किसका संबंध किससे है? हृदय से है। तो ईसीजी का संबंध किससे है? हृदय से है। अब यहां पर ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है? मस्तिष्क। क्या दिया हुआ? मस्तिष्क। तो चलिए इसके बारे में हम लोग अच्छे से पोस्टमार्टम करते हैं आपका मस्तिष्क के बारे में। तो यहां पर जानेंगे मस्तिष्क कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। मस्तिष्क कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। मस्तिष्क आपको 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता
अग्रमस्तिष्क, अग्रमस्तिष्क। दूसरा कौन होता है? मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क होता। उसके बाद क्या होता? पश्च मस्तिष्क। कौन होता? पश्च मस्तिष्क। उधर आपका पेन नहीं चल रहा है इसीलिए आपको इधर लिख रहे हैं। क्या हुआ? पश्च मस्तिष्क। अब अग्र मस्तिष्क को क्या भाग में बांटा गया है? दो भाग में, सेरिब्रम, सेरिब्रम और डायने, डायनेसेफ्लॉन, डायनेसेफ्लॉन। डायनेसेफ्लॉन को दो भाग में, थैलमस और, थैलमस और हाइपोथैलमस, हाइपोथैलमस, थैलमस और हाइपोथैलमस। अब मध्य मस्तिष्क की बात करें, मध्य मस्तिष्क को भी दो भाग में। मध्य मस्तिष्क का दो भाग कौन कौन था आपका? एक था कार्पोरा, कार्पोरा क्वार्टिजेनिमना, कार्पोरा क्वार्टी, क्वार्डिजेमिना, क्वार्टिजेमिना, जेमिना, क्वार्टिजेमिना, कापोटा क्वाप्रिजेमिना। और दूसरा हो जाएगा सेरिबल, सेरिबलम, सेरिबलम पेंडिकल, सेरिब्रल पेंडिकल। क्या हो जाएगा? सेरिबलम पेंडिकल। उसके बाद आता पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क को अगर बात करें, पश्च मस्तिष्क को दो भाग में, पश्च मस्तिष्क को दो भाग में। एक होता है सेरिबेलम, सेरिबेलम। कौन होता है? सेरिबेलम। और दूसरा होता है मेडुला, मेडुला ऑब्लिगेटा, मेडुला ओब्लागेटा, मेडुला ऑब्लागेटा। अब जानेंगे सबका काम क्या क्या है। सबसे पहले देखिए, मस्तिष्क को दो तीन भाग में बांटा गया, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को दो भाग में, सेरिबेरम और डायनेसेफ्लॉन। डायनेसेफ्लॉन को दो भाग में, थाइलमस और हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क को दो भाग में, कार्पोरा क्वार्टिजेमिना और क्या हुआ? सेरिब्रल पेंडिकल, सेरिब्रल पेंडिकल। उसके बाद वहां पे देखिए, पश्च मस्तिष्क को दो भाग में, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा। अब हम लोग सबसे पहले जानते हैं सेरिब्रम के बारे में। सेरिब्रम का काम क्या होता है? बुद्धिमत्ता, 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 स्मृति, बुद्धिमत्ता स्मृति। मतलब जितना भी सोचने समझने पढ़ने लिखने का काम होता है, उसका काम का नियंत्रण कौन करता है? सेरिब्रम। दूसरा क्या देखे थे? अग्रमस्तिष्क का ही भाग था डायनेसेफ्लॉन, डायनेसेफ्लॉन का दो भाग था, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस की अगर बात करें, थैलेमस का काम था गर्म, गर्म ठंडा को पहचानने का और दर्द को भी पहचानने का काम कौन करता? थैलेमस। दूसरा आता हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस तो भूख, भूख प्यास और आप लोग ज्यादा जिससे ग्रसित रहते हैं, प्यार और क्या होता है? घृणा। तो भूख प्यास घृणा ये सब किसका नियंत्रण करने वाला कौन है? हाइपोथैलेमस है। इसके अलावा बात करें मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क का दो भाग था, कार्पोरा क्वार्टिजेमिना और क्या था? सेरिब्रल पेंडिकल। तो कार्पोरा क्वांटिजेनियम की अगर बात करें, इसका काम क्या था आपका? देखने और सुनने को नियंत्रण, देखने और सुनने का नियंत्रण कौन करता? कार्पोरा क्वार्टिजेमिना। सेरिब्रल आपका, सेरिबेलम पेंडिकल की बात करें तो मेरुरज्जु, मेरुरज्जु को मस्तिष्क से, मेरुरज्जु को मस्तिष्क से जोड़ने का काम कौन करता? आपका सेरिब्रल पेंडिकल। उसके बाद पश्च मस्तिष्क का दो भाग था, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा। सेरिबेलम का काम क्या होता है? शरीर को संतुलन, शरीर को संतुलन, शरीर को संतुलन प्रदान करने का काम कौन करता? सेरिबेलम करता है। मेडुला ऑब्लांगेटा की बात करें तो उल्टी का नियंत्रण एवं हृदय का धड़कन, हृदय धड़कन को नियंत्रित करने का काम कौन था? मेडुला ऑब्लांगेटा। श्वसन का भी नियंत्रण कौन करता? मेडुला ऑब्लांगेटा। कौन करता? मेडुला ऑब्लांगेटा। तो सेरिब्रम का काम था जितना सोचने समझने पढ़ने लिखने का काम करता हुआ कौन करता है? सेरिब्रम नियंत्रित करता है। उसके बाद अग्रमस्तिष्क का ही दो भाग था, डायनेसेफ्लॉन का, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस का काम है गर्म ठंडा और गर्म को दर्द को पहचानना। हाइपोथैलेमस का था भूख प्यास एवं प्यार घृणा को नियंत्रित, हाइपोथैलेमस। उसके बाद देखिए मध्य मस्तिष्क का दो भाग, कार्पोरा क्वार्टिजेमिना और क्या था? सेरिब्रल पेंडिकल। कार्पोरा क्वार्टिजेमिना का काम था देखने और सुनने, और आपका इसका सेरिब्रम का काम क्या था? मस्तिष्क को मेरुरज्जु से जोड़ने का काम। उसके बाद देखिए पश्च मस्तिष्क का सेरिबेलम, सेरिबेलम का काम होता है शरीर को संतुलित बनाना। अगर शराब कोई व्यक्ति पी लेता है तो उसमें क्या गड़बड़ हो जाता है? सेरिबेलम खराब हो जाता है। उसके बाद देखिए आपका मेडुला ऑब्लांगेटा जो उल्टी का नियंत्रण करता है, श्वसन का भी नियंत्रण करता है, हृदय धड़कन को भी नियंत्रित करने का काम मेडुला ऑब्लांगेटा। अगला क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 57 होगा ना? क्वेश्चन नंबर 57 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 57 में देखेंगे क्या कह रहा है आपसे। योग्यता, योग्यता की उत्तरजीवित की बात किसने की थी?
डार्विन ने। किन्होंने किया था? डार्विन ने। योग्यता की उत्तरजीविता की बात किन्होंने किया था? डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ने वाला पक्षी इनमें से कौन है जी? तो कौन है? गोरैया है। उड़ने वाला पक्षी कौन है? गोरैया है। 20 मार्च को कौन सा दिवस मनाया था? खुशहाली और गोरैया दिवस। 20 मार्च को क्या मनाया था? खुशहाली एवं गोरैया दिवस। वहीं बात करें कीवी कहाँ पे पाई जाती है? न्यूजीलैंड में। कहाँ पे पाई जाती है? न्यूजीलैंड में पाई जाती है। और एमू कहाँ पे पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन 59 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड फ्लू वायरस है? तो कौन हुआ? H5N1। जहां पे वर्ड फ्लू देखे सीधा लगा देना H5N1, और जहां H1 और N1 दिखे उसमें क्या हो जाएगा? स्वाइन फ्लू। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है जी। तो क्या हो जाएगा? स्वाइन फ्लू। H5N1 जहां पे देखेंगे वर्ड फ्लू को लगाएंगे आंसर, और H1 और N1 देखेंगे क्या लगाएंगे? स्वाइन फ्लू। क्या होता है? स्वाइन फ्लू। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, सचिवालय सहायक में पूछा हुआ सब क्वेश्चन है आपका। पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होती है? कौन होता है? मैग्नीशियम। पौधे में क्लोरोफिल बनाने में कौन सहायक होता है? मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? क्या होता है? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबस्टोस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन है? कौन हो जाता है? एम्फेसेमा। कौन है? एम्फेसेमा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका, इंसुलिन उत्पादित होती है। यह आपको सचिवालय सहायक में ही पूछा गया, किनके द्वारा होता है? पेनक्रियाज अर्थात अग्नाशय के द्वारा। पेनक्रियाज अर्थात अग्नाशय। इंसुलिन उत्पादित होती है पेनक्रियाज या अग्नाशय। अब यहाँ पे चर्चा हुई अग्नाशय। अग्नाशय अग्नाशय की चर्चा हो रही, जिसको पेनक्रियाज कहा जाता है। यह आपका मानव शरीर की दूसरी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय है। यह आपका दोनों प्रकार का, एक तो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, और अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी। अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी। अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी का उदाहरण पूछे तो कौन हो जाएगा आपका? अग्नाशय हो जाएगा। अग्नाशय में ही एक द्वीपिका पाई जाती है, जिसको क्या कहा जाता है? लेंगरहैंस। लेंगरहैंस की द्वीपिका। कौन होता है? लेंगरहैंस की द्वीपिका। इसमें देखेंगे आपको अलग अलग जगह से अलग अलग आता है, जैसे कि अल्फा कोशिका। अल्फा कोशिका से क्या आता? इंसुलिन। इंसुलिन क्या निकलता? इंसुलिन। अल्फा कोशिका से इंसुलिन, सॉरी बीटा कोशिका, सॉरी बीटा से क्या होगा? इंसुलिन। बीटा से क्या होगा? इंसुलिन। अल्फा से क्या हो जाएगा? ग्लूकागोन। अल्फा से क्या हो जाएगा? ग्लूकागोन। क्या हो जाएगा? अल्फा से ग्लूकागोन हो जाएगा। इसके अलावा गामा कोशिका की बात करें, गामा कोशिका से क्या निकलता? सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन क्या निकलता? सोमेटोस्टेटिन। तो क्या देखिए, लेंगरहैंस द्वीपिका की खोज लेंगरहैंस व्यक्ति ने किया था, इसीलिए उसका नाम लेंगरहैंस द्वीपिका रखा गया। और बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होती है, अल्फा कोशिका से ग्लूकागोन स्रावित होती है, और गामा कोशिका से क्या होता है? सोमेटोस्टेटिन। क्या होता है? सोमेटोस्टेटिन स्रावित होती है। अगला क्वेश्चन 64, मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डी, अभी जस्ट हम लोग हड्डी के बारे में डिटेल से जाने। मनुष्य के शरीर में कौन हड्डी पाई जाती है? फिबुला और टिबिया। फिबुला और टिबिया कहाँ की हड्डी है? पैर की हड्डी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा, विटामिन के ए की कमी के कारण क्या होता है? बालों का झड़ना, पेचिस, नाइट ब्लाइंडनेस। क्या हो जाएगा? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित कौन करता है? अधिभृ ग्रंथि। कौन करता? अधिभृ ग्रंथि। कौन करता? अधिभृ ग्रंथि। तो मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रण कौन करता? अधिभृ ग्रंथि। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 67, ये आपका बिहार दरोगा का एग्जाम में पूछा गया है, ईएसआई में। इनमें से कौन सा एक संरक्षित जीव मंडल का नाम नहीं है? कौन था उसमें? नंदा देवी। बात करेंगे नंदा देवी कहाँ पे पाई जाती है? उत्तराखंड में। नंदा देवी कहाँ का है? उत्तराखंड में पाए। नंदा देवी उत्तराखंड का है। उसके बाद काजीरंगा की बात करें, काजीरंगा कहाँ पे पाई जाती है? असम। काजीरंगा कहाँ है? असम। नागरहोल कहाँ पे है? कर्नाटक। नागरहोल कहाँ का है? कर्नाटक। बांदीपुर भी कहाँ का है? कर्नाटक। बांदीपुर कहाँ का है? कर्नाटक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न इनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। किसमें नहीं होता? विषाणु। विषाणु में कहां से कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 69, भूमिचरों में तीव्रतम स्तनधारी कौन सी है? कौन सा है? चीता। तीव्रतम दौड़ने वाला जी कौन है? चीता। कौन हो जाएगा? चीता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70,
कह रहा है क्वेश्चन में 70 में, निम्न में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? कौन है? प्रोजेस्टेरॉन। कौन होता है? प्रोजेस्टेरॉन। तो मादा लिंग हार्मोन कौन सा? आपका प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन की अगर चर्चा की बात करें हम लोग, तो यह गर्भावस्था गर्भावस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका गर्भावस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता? प्रोजेस्टेरॉन। कौन निभाता? प्रोजेस्टेरॉन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 71। थायराइड थायराइड निम्न अंग तंत्र का भाग होता है। किसका होता? अंतःस्रावी। थायराइड किसका भाग होता? अंतःस्रावी। यह भी आपको बिहार दरोगा ईएसआई का क्वेश्चन है। साल्क सिटी साल्क टीका, सॉरी सिटी कह रहे हैं, साल्क टीका किसके लिए होता है? आपका पोलियो के लिए। किसका होता? पोलियो के लिए। साल्क टीका किसके लिए होता? पोलियो। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न एक प्रतिजैविक है, फिनॉल, सल्फोफेनॉइड या नियासिन या क्रोटोनॉइड? ऑप्शन नंबर कौन होएगा? 4, क्रिटोनाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 74। वनस्पति घी होता है, वनस्पति घी में होता है, क्या होती है? एकल संतृप्त वसा होती। क्या होती? एकल संतृप्त वसा। चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं, संतृप्त और असंतृप्त के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे आपका असंतृप्त। असंतृप्त वसा में हो जाएगा वनस्पति 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 घी हो जाएगा, जैतून हो जाएगा, मूंगफली हो जाएगा, मूंगफली। ये सब किस में आता? आपका असंतृप्त भाषा में। किस में आता? असंतृप्त भाषा में। किस में आती है? आपका असंतृप्त भाषा में आती है। अब जानेंगे हम लोग संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहले जानेंगे संतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें तो ये किसको कहा जाता है? जिसमें 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 हाइड्रोकार्बन प्रत्येक प्रत्येक कार्बन परमाणु की भार की संयोजकता, संयोजकता, संयोजी आबंध होते हैं। क्या होता? आबंध होता है, जिसको क्या कहा जाता है? आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जिसमें हाइड्रोकार्बन में प्रत्येक कार्बन परमाणु की सहसंयोजित क्या होती है? आबंध होती है, उसी को क्या कहेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल की अगर बात करेंगे तो कौन हो जाएगा इसमें? आपका एल्केन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? एल्केन। कौन हो जाएगा? एल्केन, जिसका फॉर्मूला होता है CH2n+2। तो एल्केन का फॉर्मूला आता है CnH2n+2। अब आता है जिसका एग्जांपल की अगर बात करें, मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8। तो C3H8 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इसमें आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें, इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल आपका बात होती है। तो डबल की बात करें, इसका उदाहरण कौन हो जाएगा? एल्कीन। कौन हो जाएगा? एल्कीन हो जाएगा, CnH2n। और ट्रिपल में हो जाएगा एल्काइन। क्या हो जाएगा? एल्काइन, जिसमें हो जाएगा CnH2n-2। CnH2n-2। एल्काइन का हो गया CnH2n-2, एल्किन का हो गया CnH2, और आपका एल्केन का क्या था? CnH2n+2। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना पे थे? 75। मूत्र का पीएच मान कितना होता? मूत्र की पीएच मान की बात करें तो कितना होता आपका? क्या हो जाएगा? मूत्र का पीएच मान कितना होता? क्या होता? अब हम लोग जानेंगे इसमें कि अलग अलग सभी का पीएच मान देख लेते हैं। तो समुद्र जल का पीएच मान अगर पूछा जाए तो कितना हो जाए? 8.4 होता है। उसके अलावा लार की अगर बात करें 6.5 होती है। दूध की बात करें 6.4 होती है। उसके अलावा शराब की बात करें 2.8 होती है। उसके अलावा सिरका की बात करें 2.4 होती है। उसके अलावा देखें नींबू में होता है 2.2। कितना होता है? 2.2। तो समुद्र में पीएच मान होती है 8.4, लार में कितना होता है? 6.5।
दूध में पीएच मान होता है 6.4, शराब में 2.8 और सिरका में होता है 2.4, नींबू में पीएच मान कितना होता है 2.2। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 76। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा होता है? कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन होती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 77। 77 में क्या कह रहा है कि स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो कौन हो जाएगा? ए। स्वस्थ दृष्टि मतलब, दृष्टि का मतलब क्या होगा जी? देखने के लिए सबसे अच्छा विटामिन कौन होनी चाहिए? ए, जिसको क्या कहते हैं आपका रेटिनॉल। अगला देखेंगे आपका आज का लास्ट क्वेश्चन 78। बायोडीजल इसमें बनता है, किसके बनता है? घास से। किससे बनाया था? घास से। यह भी आपको किसमें पूछा गया? ईएसआई में। किसमें पूछा गया? ईएसआई में। तो हम लोग इसी तरह सेशन चलाते रहेंगे। आपका टोटल अगर 75 टॉप क्वेश्चन लाया जाएगा, जिसमें आपसे क्या होगा, पूरी तरह से साइंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।